मैं कुमार गौरव मार्तंड क्लासेज बाढ़ से। कल मैंने एक लंबा वीडियो आप लोगों के लिए करेंट अफेयर्स का डाला था, लगभग 2 घंटे का वीडियो था। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मैंने रात में उसके व्यूज को देखा, उसके वॉच आवर को देखा, तो मैंने देखा कि वो वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया है, आप लोगों ने उसको बड़ी मेहनतपूर्वक देखा है। अब ये जो वीडियो है ये करेंट अफेयर्स का दूसरा बड़ा वीडियो होने वाला है। इसी तरह से मैं कम से कम 4 या 5 वीडियो आप लोगों के लिए डालूंगा। मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि जब भी आप वीडियो को देखिए तो पूरा देखने का प्रयास कीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के या बढ़ा करके वीडियो को मत देखिए। इससे होगा क्या कि बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जिससे आप वंचित रह जाइएगा, क्योंकि समझाने के क्रम में बहुत सारी ऐसी बातें आती है जो यहाँ पे लिखा हुआ भी नहीं रहता है। मैं आपको बेहतर ढंग से समझाता हूँ, तो इस बात को भरसक समझने का प्रयास कीजिएगा कि वीडियो को जब भी देखें पूरा देखें। रात का समय आज आप लोग इस वीडियो के लिए रखिए, और मैं फिर आपसे कहता हूँ कि आज रात में इस वीडियो को आप लोग समाप्त कर दीजिए, ताकि अगर मैं देखूँ कि सब कुछ स्थिति ठीक ठाक है तो मैं कल फिर एक वीडियो डालूंगा, है ना। तो ये जो करेंट अफेयर्स का वीडियो होने वाला है इसमें टोटल 20 टॉपिक है। कल वाले वीडियो में 40 टॉपिक था, आज वाले वीडियो में 20 टॉपिक है, जस्ट उसका आधा। लेकिन आज का टॉपिक बड़ा ही महत्वपूर्ण है, और ये ऐसे ऐसे टॉपिक हैं जो सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए भी काफी महत्वपूर्ण होते हैं। बहुत अच्छे टॉपिक। मैंने हर एक टॉपिक को बड़े ही गहराई से आपके सामने लाया है। बड़े ही बेहतर ढंग से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आप पूरा अपना ध्यान यहाँ पे लगा के इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, समय जो भी लगे, है ना, लेकिन समझना हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो बिना समय गवाए हुए अब हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए देखिए आज का पहला टॉपिक। आज का पहला टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक है बाबू भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, है ना। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक ये पहला टॉपिक है 2024, है ना। अगर इंग्लिश की बात की जाए तो इसे कहा जाता है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स यानी विभिन्न देशों में भ्रष्टाचार को लेकर के क्या स्थिति है उसी का आकलन किया गया है इस रिपोर्ट में। यह रिपोर्ट हर एक वर्ष जारी होता है, प्रत्येक वर्ष यह रिपोर्ट जारी होता है, और इस रिपोर्ट के द्वारा विभिन्न देशों में भ्रष्टाचार का आकलन किया जाता है। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब कोई रिपोर्ट जारी होती है तो जारी करने वाली संस्था महत्वपूर्ण हो जाती है कि कौन सी संस्था यह रिपोर्ट जारी करती है, क्योंकि हर एक वर्ष यह रिपोर्ट जारी होती है ना। तो देखिएगा जर्मनी की संस्था और उसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, है ना। जर्मनी की संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा इस सूचकांक को प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है। प्रत्येक वर्ष इस सूचकांक को जारी करने वाली संस्था का नाम क्या है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। और मैंने जैसा आपको पहले ही बताया कि इस सूचकांक के द्वारा विभिन्न देशों में भ्रष्टाचार की स्थिति के बारे में जानकारी दिया जाता है ना। ये सूचकांक हमें बताता है कि किस देश में भ्रष्टाचार की क्या स्थिति है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए हाल ही में यह सूचकांक यानी यह रिपोर्ट, है ना, यह इंडेक्स या रिपोर्ट या सूचकांक, हाल ही में यह सूचकांक 31 जनवरी 2024 को जारी किया गया, है ना। 31 जनवरी 2024 को जारी किया गया। तो अगले 1 साल तक कम से कम 2024 में जो भी एग्जाम होने वाले हैं, चाहे बिहार पुलिस का एग्जाम हो, चाहे बीपीएससी टीचर का एग्जाम हो, है ना, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे बिहार दरोगा का एग्जाम हो जाए, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, कुछ भी एग्जाम हो, तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। खास करके वैसा एग्जाम जो कब होगा? 2024 में जो एग्जाम होगा। तो ध्यान दीजिएगा यह सूचकांक 31 जनवरी 2024 को जारी किया गया, तथा इसमें 2023 में विभिन्न देशों में भ्रष्टाचार की स्थिति का आकलन किया गया है ना। तो किस वर्ष का आकलन है? 2023 का। रिपोर्ट जारी कब हुआ? तो रिपोर्ट जारी हुआ 31 जनवरी 2024 को। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। देखिएगा सूचकांक का मान, जो सूचकांक का मान है वो सूचकांक का मान 0 से 100 के बीच रहता है ना। जो सूचकांक का मान होता है वो 0 से 100 के बीच रहता है, तथा जिस देश के लिए भ्रष्टाचार बोध सूचकांक का मान जितना कम होता है उस देश को उतना ही ज्यादा भ्रष्ट माना जाता है। समझने का प्रयास कीजिएगा। सूचकांक का मान 0 से 100 के बीच रहता है,
और जिस देश के लिए यह सूचकांक का मान जितना कम होगा वह देश उतना ही ज्यादा भ्रष्ट माना जाता है ना। सूचकांक का मान कम लेकिन भ्रष्टाचार ज्यादा, है ना। इसको समझने का प्रयास हम लोगों को करना है ना। जितना कम सूचकांक का मान होगा वह देश उतना ही ज्यादा क्या होगा, भ्रष्ट होगा। और साथ ही सूचकांक का मान जितना ज्यादा होता है वह देश उतना ही क्या होता है, कम भ्रष्ट होता है। सूचकांक का मान जितना ज्यादा वह देश उतना ही कम भ्रष्ट, और सूचकांक का मान जितना कम वह देश उतना ज्यादा भ्रष्ट। और सूचकांक का मान किन दो अंकों के बीच होता है, 0 से 100 के बीच, है ना। 0 से 100 के बीच होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, अच्छे से समझिएगा। देखिए आगे क्या कहा गया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी इस सूचकांक में कुल 180 देशों को शामिल किया गया है। कितने देश शामिल हैं, 180, है ना। टोटल 180 देशों में भ्रष्टाचार की स्थिति का आकलन किया गया है। अब देखिए 31 जनवरी 2024 को जारी रिपोर्ट के अनुसार 180 देशों में भारत का स्थान 93वां है ना। भ्रष्टाचार के मामले में पूरे वर्ल्ड में हमारा स्थान कौन सा है, 93वां है। तथा भारत का कुल स्कोर कितना है, 39, हाँ 39। स्कोर कितना से कितना के बीच रहता है, 0 से 100 के बीच, 0 से 100 के बीच स्कोर रहता है ना। तो इसका स्कोर कितना है, 39, है ना। और इसका रैंकिंग कितना है, 93। इस बात का दोनों में अंतर को समझने का हमें प्रयास करना है ना, कि यहाँ पे 39 स्कोर है और स्कोर होता है 0 से 100 के बीच, और ये रैंकिंग है पूरे 180 देशों में, और इसकी रैंकिंग कितनी है, 93। ठीक है, अब बढ़िएगा आगे देखने का प्रयास कीजिएगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी पिछली रिपोर्ट में भारत का स्थान 180 देशों में 85वां था, है ना। इससे यही सिद्ध होता है कि भारत में भ्रष्टाचार के स्तर में 2022 के मुकाबले 2023 में वृद्धि हुई है ना। बहुत ही अच्छे से अपनी भाषा में मैं लिखने का प्रयास करता हूं ताकि बातें आपको पढ़ करके समझ में आ जाए, बशर्ते आप इसको 1 से 2 बार पढ़ने का प्रयास कीजिए। देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ पर बताया गया कि 31 जनवरी 2024 को जो रिपोर्ट जारी की गई, उस रिपोर्ट के अनुसार 180 देशों में भारत का स्थान 93वां है और भारत का स्कोर कितना है, 39। तो जब भी कोई रिपोर्ट हम लोग पढ़ते हैं, खास करके अपने देश के संदर्भ में, बाकी देशों से हमें उतना मतलब नहीं होता है, अपने देश के संदर्भ में जब भी कोई रिपोर्ट हम लोग पढ़ते हैं तो हमारा ये दायित्व होना चाहिए कि पिछली रिपोर्ट से उसका तुलनात्मक अध्ययन जरूर करें, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कथन के रूप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पिछले वर्ष के मुकाबले 2022 के मुकाबले 2023 में भारत में भ्रष्टाचार बढ़ा है या घटा है ना। तो ये तो तभी पता चलेगा ना जब 2022 वाले रिपोर्ट को भी हम लोग देखेंगे। तो 2022 वाले रिपोर्ट में देखिए भारत की रैंकिंग कितनी थी, 85वां, है ना। अभी रैंकिंग कितनी है, 93। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि भारत में भ्रष्टाचार के मामले में वृद्धि हुई, है ना, वृद्धि हुई। चलिए ठीक है, तो इतना तो हमें समझ में आ गया। अब देखते हैं आगे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में 2 बार में हो गया है ना। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति इस प्रकार है ना। अब लगता है मन में कि भारत की स्थिति तो ये है ना। भारत की रैंकिंग कितनी है इस बार, जल्दी बोलिए, 39 रैंकिंग कैसे है, 39 रैंकिंग थोड़े है, 39 तो स्कोर है, 39 स्कोर है, रैंकिंग है 93, रैंकिंग 93 है भारत की। अब सोचिए मन में प्रश्न उठेगा ना कि चाइना का क्या पोजीशन है, नेपाल की क्या स्थिति है, भूटान की क्या स्थिति, और खास करके सिविल सर्विसेज वगैरह का जब हम लोग एग्जाम देते हैं ना, है ना, तो वहां पर ये सब प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं, समझ गए ना, कि निम्न में से कौन सा भारत का ऐसा पड़ोसी देश है जिसमें भ्रष्टाचार की स्थिति, है ना, भारत से खराब है या भारत से क्या है, अच्छी है। तो थोड़ा सा ध्यान में हमको इस पड़ोसी देशों के रैंकिंग को क्या होना चाहिए, रखना चाहिए। तो देखते हैं क्या करता है। देखिए इस रिपोर्ट में भूटान की रैंकिंग कितनी है, 26, यानी देखिए भारत के मुकाबले भूटान में भ्रष्टाचार बहुत ही कम है ना। भारत है 93 रैंकिंग के मामले में और भूटान कितना है, 26, यानी भूटान में भ्रष्टाचार भारत के मुकाबले बहुत कम है। इसी तरह से चीन 76, चीन की स्थिति भी भारत से क्या है, अच्छी है ना। भ्रष्टाचार के मामले में चीन की स्थिति भी भारत से अच्छी है। चलिए इसके बाद देखिए भारत का अन्य पड़ोसी देश नेपाल 108, नेपाल की स्थिति भारत से खराब है भ्रष्टाचार के मामले में। श्रीलंका की स्थिति भी भारत से क्या है, खराब है। श्रीलंका की रैंकिंग कितना है, 115, है ना। उसके बाद आइए पाकिस्तान 133, बांग्लादेश 149, अफगानिस्तान एवं म्यांमार 162।
है ना, दोनों एक साथ है। अफगानिस्तान और म्यांमार दोनों एक ही रैंक पे है और दोनों किस रैंक पे है, 162वें स्थान पर है ना। ठीक है, चलिए अब बढ़िए आगे। यहां तक बातें समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ते हैं आगे। अगर भारत के पड़ोसी देशों की बात की जाए तो इस रिपोर्ट के आधार पर हम कह सकते हैं कि भूटान और चीन दो ऐसे पड़ोसी देश हैं जहां पर भ्रष्टाचार भारत से क्या है, कम है ना। दो पड़ोसी देश ऐसे हैं। बताइए, इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो हमें तो प्रश्नों को पकड़ना होगा ना कि प्रश्न आखिर घुमा के पूछा कैसे जाएगा। तो दो ऐसे पड़ोसी देश हैं भारत के, वो दो पड़ोसी देश कौन से हैं, एक है भूटान और दूसरा है चीन, जहां पर भ्रष्टाचार जो है भारत के मुकाबले क्या है, कम है ना। भ्रष्टाचार भारत के मुकाबले कम है। अब देखिए, इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम भ्रष्ट देश कौन सा है, डेनमार्क है ना। विश्व में, इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे कम भ्रष्ट देश कौन सा है, डेनमार्क को माना जाता है। सबसे कम भ्रष्ट देश इस मामले में डेनमार्क को माना जाता है तथा इसका कुल स्कोर कितना है, 90। देख रहे हो आप, हाँ, और फिर भी इसका 100 नहीं है, 0 से 100 तक स्कोर होता है, लेकिन आप देख रहे हो कि इसका स्कोर कितना है, 90। लेकिन अन्य देशों के मुकाबले इसकी रैंकिंग पहली है और यहाँ पर भ्रष्टाचार अन्य देशों के मुकाबले कम है ना। सबसे कम भ्रष्टाचार है कहाँ पर, डेनमार्क में। और भारत का स्कोर कितना, एकदम गलत। भारत का स्कोर था 39 यानी 39 है ना, 39 स्कोर था। जो 93 था वो क्या था, रैंकिंग। हाँ, 93 था वो रैंकिंग था, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो भारत का कुल स्कोर कितना, नहीं, भारत का कुल स्कोर 39 और ये है डेनमार्क का स्कोर, और ये डेनमार्क का स्कोर कितना है, 90। ठीक है, रैंकिंग कितना डेनमार्क का, 1 यानी डेनमार्क में सबसे कम भ्रष्टाचार है। ठीक है, जबकि इसकी रैंकिंग क्या है, डेनमार्क की पहली। डेनमार्क किस रैंकिंग पे है, पहली, लेकिन यहाँ पे 90 क्या है, स्कोर, यहाँ पे 90 है स्कोर। अब देखिए, इस मामले में दूसरे स्थान पर फिनलैंड है और तीसरे स्थान पर कौन है, न्यूजीलैंड है ना। चौथे स्थान पर कौन है, नॉर्वे। तो कोई भी रिपोर्ट जब हम लोग पढ़ते हैं, है ना, यहाँ तो मैंने 4 देशों का नाम लिख दिया, तो कम से कम पहला, दूसरा और तीसरा रैंक हमें पता होना चाहिए। पहला रैंक, दूसरा रैंक, तीसरा रैंक पता होना चाहिए। हमें भारत की रैंकिंग पता होनी चाहिए। हमें भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति पता होना चाहिए। जरा अमेरिका के बारे में भी जानकारी एकत्रित कर लेना चाहिए कि अमेरिका में भ्रष्टाचार है कि नहीं, है ना। तो सबसे कम भ्रष्टाचार कहाँ पे है, डेनमार्क में। दूसरे नंबर पर कौन सा देश आता है, फिनलैंड। तीसरे स्थान पर न्यूजीलैंड और चौथे स्थान पर नॉर्वे आता है। अगर अमेरिका की बात की जाए, है ना, तो इस रिपोर्ट में अमेरिका 24वें स्थान पर है। किस स्थान पर, 24वें स्थान पर है। यानी अमेरिका में भी भ्रष्टाचार मौजूद है ना, देखने में दूर से जितना अच्छा लगे, ठीक है, लेकिन वहां भी भ्रष्टाचार क्या है, मौजूद है। ठीक है, तो अगर अमेरिका की बात की जाए तो इस रिपोर्ट में अमेरिका 24वें स्थान पर है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी इस सूची में सबसे ज्यादा भ्रष्ट देश सोमालिया को माना गया है। किसको, सोमालिया, है ना। सबसे ज्यादा भ्रष्ट देश माना गया है सोमालिया को, तथा इसकी रैंकिंग कितनी है, 180 है ना। इसकी रैंकिंग है 180। इस सूचकांक में सोमालिया का कुल स्कोर कितना है, 11 है ना। सोमालिया का कुल स्कोर कितना है, 11। अब जरा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये रिपोर्ट जारी करता है। ये संस्था किस देश में स्थित है, जर्मनी में स्थित है ये संस्था, है ना। इस रिपोर्ट के अनुसार जो 2023 का ये रिपोर्ट है, हालांकि जारी हुआ 2024 में जनवरी में जारी हुआ, लेकिन ये रिपोर्ट है 2023 का। तो इस रिपोर्ट के अनुसार आपको बताना है भारत की रैंकिंग कितनी है, 93। भारत का स्कोर कितना है, कितना, 39। भारत का स्कोर है 39। और स्कोर किन दो अंकों के बीच होता है, 0 से 100। 0 से 100 के बीच स्कोर होता है ना। अगर भारत के पड़ोसी देशों की बात की जाए तो मात्र 2 देश ऐसे है ना जो भारत से बेहतर स्थिति में है। एक है भूटान और दूसरा है चीन। एक है भूटान और दूसरा है चीन, ठीक है। अगर सबसे कम भ्रष्टाचार की बात की जाए, है ना, तो सबसे कम भ्रष्टाचार किस देश में है, डेनमार्क में। डेनमार्क का रैंकिंग नंबर 1। अगर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार की बात की जाए तो कौन सा देश होगा, सोमालिया। और सोमालिया की रैंकिंग कितनी है, 180 रैंकिंग है। सोमालिया का स्कोर देख लो आप, सोमालिया का स्कोर कितना है, 11। हमको लगता है कि एकदम पर्याप्त हो गया, एकदम कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जब भी करंट अफेयर्स का क्लास देखो तो इसको देख करके स्क्रीनशॉट लेकर के मत लिखा करो।
सिर्फ स्क्रीनशॉट लेकर के लिखने से आप कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चीज को मिस कर जाइएगा, समझ गए ना? तो उसको समझने का प्रयास कीजिए। चलिए हटाते हैं इसको। अब देखिए आते हैं दूसरे नंबर और यहां पर फिर एक इंडेक्स आ गया। आज इसमें 3 या 4 इंडेक्स है टोटल। हाँ, इसलिए क्लास बड़ा महत्वपूर्ण है आज का करेंट अफेयर्स का, है ना? कल के क्लास में शायद एक भी इंडेक्स हम लोगों ने शामिल नहीं किया था, लेकिन आज के क्लास में शायद 3 या 4 ऐसे ही कुछ इंडेक्स होगा। तो चलिए देखते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, है ना? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं वैश्विक खुशहाली सूचकांक। वैश्विक खुशहाली सूचकांक, ये इंडेक्स हमें ये बताता है कि खुशहाली के मामले में कौन सा देश किस रैंकिंग पे है ना? हाँ, किस देश में सबसे ज्यादा खुशहाली है, समझ गए ना? ये इंडेक्स हमें यही बताता है। ठीक है, तो समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यह इंडेक्स प्रत्येक वर्ष यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, है ना, जिसका हिंदी होता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया गया है ना? तो संस्था का नाम हमें एकदम याद रखना है। जैसे अभी अभी हमने पढ़ा था करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, तो वो जारी करता है कौन? जर्मनी की एक संस्था है जिसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। अब यहाँ पर है वैश्विक खुशहाली सूचकांक या वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है ना कि इस रिपोर्ट को कौन सी संस्था जारी करती है ना? तो यह इंडेक्स प्रत्येक वर्ष देखिए यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क अर्थात संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। हाल ही में यह रिपोर्ट 20 मार्च 2024 को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे के अवसर पर जारी किया गया। कब जारी किया गया? 20 मार्च 2024 को, है ना? 20 मार्च 2024 को जारी किया गया। किस दिवस के अवसर पर? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस डे के अवसर पर इस रिपोर्ट को जारी किया गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए इस रिपोर्ट में, है ना, इस रिपोर्ट में कितने देशों को शामिल किया गया है? 143 देशों को शामिल किया गया है इस रिपोर्ट में। जबकि अभी अभी हमने पीछे पढ़ा था, नंबर 1 टॉपिक में था, क्या था? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, और उसमें कितने देशों को शामिल किया गया था? 180, है ना? उसमें 180 देशों को शामिल किया गया था। जबकि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में कितने देशों को शामिल किया गया है? 143 देशों को शामिल किया गया है। अब जाहिर सी बात है मन में तो उत्कंठा उठ ही रही होगी कि भारत का स्थान क्या है। तो देख ही लेते हैं, इन 143 देशों में भारत का स्थान कितना है? 126वां। भारत की रैंकिंग कितनी है? 126वां, है ना? अब ध्यान देना है, ये जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स होता है तो इसमें इंडेक्स का मान किन 2 अंकों के बीच होता है? तो 0 से 10 के बीच। किसके बीच? 0 से 10 के बीच। जबकि अभी हमने पढ़ा था, है ना, क्या पढ़ा था? भ्रष्टाचार बोध सूचकांक या करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, उसमें जो सूचकांक का मान होता है किन 2 अंकों के बीच? 0 से 100 के बीच। 0 से 100 के बीच होता है, जबकि इसमें सूचकांक का मान होता है 0 से 10 के बीच। ठीक है, अब देखिए सूचकांक का मान तो 0 से 10 के बीच होता है और भारत के लिए सूचकांक का मान कितना है? 4.054, है ना? 4.054 है भारत के लिए सूचकांक का मान। ठीक है, अब देखिए भारत की रैंकिंग कितनी हो गई? 126। भारत के लिए सूचकांक का मान कितना हो गया? 4.054 हो गया सूचकांक का मान। और सबसे बड़ी बात है कि सूचकांक का मान किन 2 अंकों के बीच होता है? तो 0 से 10 के बीच होता है। इतना तो एकदम क्लियर हो गया। कितने देशों को शामिल किया गया? 143 देशों को शामिल किया गया। यह रिपोर्ट जारी कब हुआ? तो मार्च 2024 में, है ना? मार्च 2024 में यह रिपोर्ट जारी हुआ। ये सब क्वेश्चन पूछता नहीं है कि रिपोर्ट कब जारी हुआ, लेकिन जाहिर सी बात है समझने के स्तर पे यह महत्वपूर्ण हो जाता है। ये इस वजह से महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हमें ये लगे कि कब तक हम इस रिपोर्ट को पढ़ें, किस एग्जाम तक हम इस रिपोर्ट को पढ़ें, और ये हमें जानकारी मिल जाती है कि अगला रिपोर्ट कब जारी होगा, है ना? यही है ना कि 2025 में अगला रिपोर्ट आएगा, 2025 में यही आसपास रिपोर्ट आएगा, मार्च में आए, फरवरी में आए, यही आसपास रिपोर्ट आएगा, है ना? तो इस बात की हमको जानकारी मिल जाती है कि 2024 में जो भी एग्जाम होने वाले हैं उस एग्जाम के लिए यह जो है यह काफी महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, तो आगे बढ़िए। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारत में खुशहाली की स्थिति चिंताजनक है। रैंकिंग ही बहुत खराब है भारत की। देख रहे हो आप कि 143 देशों में भारत की रैंकिंग कितनी है? 126वां। तो ये तो चिंताजनक दिखा ही रहा है ना कि भारत की रैंकिंग बड़ी खराब है ना? तो ये दिखा रहा है कि भारत में खुशहाली की स्थिति क्या है? चिंताजनक है। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए इस रिपोर्ट में भारत एवं उसके पड़ोसी देशों का रैंकिंग इस प्रकार है ना?
भारत एवं उसके पड़ोसी देशों का रैंकिंग देख लीजिए। अभी हमने इसके पहले वाली रिपोर्ट में भी भारत और उसके पड़ोसी देशों का रैंकिंग देखा था, है ना। अभी हमको देखिए, अभी लग रहा होगा कि हम सबसे ज़्यादा खुशहाल पड़ोसी देशों में भारत ही है। हम लोग ऐसा फील करते हैं, नहीं फील करते हैं कि हम लोग बहुत खुशहाल हैं, है ना। लेकिन रिपोर्ट देखने के बाद सब स्थिति खराब हो जाएगी। चलिए देखिए पड़ोसी देशों की स्थिति क्या है। चीन का रैंकिंग कितना है? 60वां, यानी चीन में हमसे ज़्यादा खुशहाली है, ठीक है। नेपाल देखिए 93वां, हमसे ज़्यादा खुशहाल कौन हो गया? नेपाल, है ना। तो खैर अब देखिए पाकिस्तान में खुशहाली रैंकिंग 108वां, यानी पाकिस्तान वाले लोग भी हमसे ज़्यादा खुशहाल हैं, है ना। पाकिस्तान वाले लोग भी हमसे ज़्यादा खुशहाल हैं। 108वीं रैंकिंग इनकी है। म्यांमार का 118, है ना। म्यांमार का 118वां रैंकिंग है। आइए भारत का रैंकिंग 126वां, अभी हमने पढ़ा था ऊपर, है ना। भारत का रैंकिंग कितना? 126वां। श्रीलंका 128वां, है ना। बांग्लादेश 129वां, है ना। बांग्लादेश किस स्थान पर है? 129वें स्थान पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस इंडेक्स में सबसे खराब स्थिति किसकी है? अफगानिस्तान की है ना। इस इंडेक्स में सबसे खराब स्थिति किसकी है? अफगानिस्तान की है, तथा वह किस स्थान पर है? 143वें स्थान पर है। भारत की स्थिति भी बहुत अच्छी थी, है ना। इस इंडेक्स में सबसे खराब स्थिति किसकी है? अफगानिस्तान की है ना। और अफगानिस्तान का स्थान क्या है? 143। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में सबसे खुशहाल देश किसे माना गया है? फिनलैंड, है ना। सबसे खुशहाल देश माना गया है फिनलैंड को। इस रिपोर्ट में फिनलैंड लगातार 7 वर्षों से पहले स्थान पर बना हुआ है, हाँ, है ना। इस रिपोर्ट में फिनलैंड लगातार 7 वर्षों से पहले स्थान पर बना हुआ है। दूसरे स्थान पर कौन है? डेनमार्क। और तीसरे स्थान पर आइसलैंड, है ना। तीसरे स्थान पर जो देश है उसका नाम क्या है? आइसलैंड, है ना। तीसरे स्थान पर आइसलैंड है। खुशहाली के मामले में अमेरिका का स्थान कितना है? 23वां। हाँ, अमेरिका का स्थान खुशहाली के मामले में कितना है? 23वां है। तो बातें लगभग समझ में आ गई, है ना। अब देखिए वैश्विक खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंकिंग 126वां। कितने देशों को शामिल किया गया? 143 देशों को शामिल किया गया। पहले रैंकिंग पे कौन सा देश है? जल्दी बोलिए। फिनलैंड, पहले रैंकिंग पे फिनलैंड। अंतिम 143वें स्थान पर अफगानिस्तान, अंतिम 143वें स्थान पर अफगानिस्तान। अगर भारत के पड़ोसी देशों की बात की जाए तो देखिए भारत के पड़ोसी देशों में भारत, चीन, है ना। चीन का रैंकिंग 60वां, नेपाल 93वां, पाकिस्तान 108वां। हद तो तब हो जाती है जब हम देखते हैं कि पाकिस्तान भी हमसे आगे है ना। और किस स्थान पर है? 108वां। म्यांमार 118वां, है ना। चलिए अब बढ़िए आगे। अब मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर ये सूचकांक तैयार कैसे होता है ना। कुछ तो मापदंड रहता होगा ना। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को तैयार करने का कुछ तो मापदंड रहता होगा और उसी मापदंड के आधार पर तय किया जाता होगा। तो ये 6 मापदंड है। कितने? 6, है ना। इसी 6 मापदंड के आधार पर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को मापा जाता है किसी भी देश में। तो सबसे पहला क्या है? प्रति व्यक्ति जीडीपी, है ना। प्रति व्यक्ति जीडीपी सबसे पहला मापदंड ये। दूसरा है सामाजिक समर्थन, सोशल सपोर्ट। किसी भी व्यक्ति को कितना मिल रहा है, समझ गए ना। ये भी एक होता है मापने का पैमाना। किसी भी व्यक्ति को कितना सामाजिक सपोर्ट मिल रहा है। स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, स्वास्थ्य की क्या स्थिति है ना। इस पर भी मापा जाता है खुशहाली का सूचकांक, है ना। आदमी बीमारी से पीड़ित है एकदम, है ना। अच्छे ढंग से उसका इलाज नहीं हो पा रहा है, क्या हो रहा है? तो वो व्यक्ति खुश रहेगा? नहीं रहेगा। तो ये भी एक स्वस्थ जीवन प्रत्याशा। उसके बाद उदारता, है ना। यहाँ पर आ गया ना कि आप कितने दान वगैरह देते हैं। दान देने के मामले में आपकी क्या स्थिति है? उदार का मतलब क्या हुआ? उदारता, यानी अगर कोई व्यक्ति समस्या से ग्रसित है, कोई व्यक्ति पीड़ित है ना, तो हम लोग अपने पॉकेट से 2-4-10 रुपया निकाल कर दान करते हैं कि नहीं करते हैं, ये सब भी देखा जाता है ना। क्योंकि व्यक्ति जितना ज्यादा खुशहाल रहेगा वो दान करेगा। तो उदारता को भी मापा जाता है, उदारता को भी देखा जाता है। उसके बाद देखिए नंबर 5 पे क्या है? जीवन में विकल्प चुनने की स्वतंत्रता, है ना। जीवन में विकल्प चुनने की स्वतंत्रता, यानी आपको कितनी स्वतंत्रता है अपने लिए खुद ही अपना विकल्प चुनने का कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है ना। या पर थोपा गया है, समझ गए ना। या खुद आप चुन रहे हो
कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जीवन में विकल्प चुनने की स्वतंत्रता। और नंबर 6 पे क्या है, भ्रष्टाचार पर धारणा, है ना। भ्रष्टाचार पर आप क्या सोचते है ना, क्या आपकी धारणा है। तो ये 6 ऐसे मापदंड हैं जिसके आधार पर वैश्विक खुशहाली सूचकांक को क्या किया जाता है, मापा जाता है। क्लियर हो गया, है ना। तो वैश्विक खुशहाली सूचकांक में कितने देशों को शामिल किया गया, 143 देशों को। भारत की रैंकिंग कितनी, 126वां, है ना। भारत की रैंकिंग 126वां। नंबर 1 पर डेनमार्क, नंबर 1 पर डेनमार्क कि फिनलैंड, फिनलैंड नंबर 1 पर क्या होगा, फिनलैंड होगा। डेनमार्क कहाँ पे था, हाँ, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में डेनमार्क था, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में। और यहाँ पे क्या होगा, फिनलैंड। देखो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, गौर करो यहाँ पे, है ना, कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में सबसे खुशहाल देश कौन है, फिनलैंड, है ना। और इस रिपोर्ट में फिनलैंड लगातार 7 वर्षों से पहले स्थान, कितने वर्षों से, 7 वर्षों से। और भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में डेनमार्क पहले नंबर पर। चलिए, कितने मापदंड हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को जारी करने के, 6, है ना, 6 मापदंड हैं। अब देखिए उन 6 मापदंडों में प्रति व्यक्ति जीडीपी, सामाजिक समर्थन, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, उदारता, जीवन में विकल्प चुनने की स्वतंत्रता और भ्रष्टाचार पर धारणा। आपकी क्या धारणा है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग आते हैं। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, फरवरी 2024 में भारत सरकार ने अपने किस पड़ोसी देश के साथ सीमा पर मुक्त आवागमन की व्यवस्था को समाप्त करने की घोषणा की है। आसान सा प्रश्न मैंने लिया, 2 कठिन प्रश्नों के बाद एक आसान सा प्रश्न बहुत जरूरी बनता है ना। तो फरवरी 2024 में भारत सरकार ने अपने किस पड़ोसी देश के साथ, आपको पता है कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, है ना। वहीं से आपको जवाब खोजना होगा कि भारत ने अपने किस पड़ोसी देश के साथ सीमा पर मुक्त आवागमन की व्यवस्था, यानी एक देश से दूसरे देश में आ जा सकते हैं। मुक्त आवागमन का तो मतलब यही ना हुआ कि मुक्त आवागमन का मतलब हुआ कि इस अपने देश से उस देश में भी, अपने पड़ोसी देश में भी क्या किया जा सकता है, जाया जा सकता है। तो मुक्त आवागमन की व्यवस्था को समाप्त करने की घोषणा की। और वो देश का नाम क्या है, म्यांमार, म्यांमार, है ना। वो देश का नाम है म्यांमार। तो चलिए इसको समझते हैं अच्छे से, क्या कहा गया है, अच्छे से समझिएगा। भारत और म्यांमार की सीमा पर वर्ष 2018 से मुक्त आवाजाही की व्यवस्था लागू थी। ध्यान दीजिए, कब से यह व्यवस्था लागू थी, 2018 से मुक्त आवाजाही की व्यवस्था लागू थी। क्या सभी लोगों के लिए लागू थी या कुछ विशेष लोगों के लिए, चलिए समझते हैं। इसके अंतर्गत सीमा के निकट रहने वाले लोगों को, यानी जो म्यांमार की सीमा के निकट जो लोग रह रहे थे, आपको पता है ना कि म्यांमार की सीमा कितने राज्यों से लगती है, बताओ तो जी। म्यांमार की सीमा कितने भारतीय राज्यों से लगती है? अच्छा, एक अरुणाचल प्रदेश हो गया, अच्छा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, 4 राज्यों से लगती है किसकी सीमा, म्यांमार की सीमा। तो यहां पर ध्यान दीजिए क्या कहा गया है, ध्यान दीजिए कि इसके अंतर्गत सीमा के निकट रहने वाले लोगों को, यानी इन 4 राज्यों में जो सीमा के निकट रह रहे थे, है ना, सीमा के निकट रहने वाले लोगों को सीमा पार करके दूसरे देश में 16 किलोमीटर तक दूरी की तक आवाजाही की सुविधा दी गई थी। यानी 16 किलोमीटर तक म्यांमार में क्या जा सकते थे, आ जा सकते थे, है ना, ये सुविधा दी गई थी, समझ गए ना। अब देखिए, लेकिन हाल के समय में सीमा पर हो रही गड़बड़ियों को देखते हुए भारत सरकार ने म्यांमार के साथ लगी सीमा पर बाड़ लगाने का फैसला किया है तथा मुक्त आवाजाही की व्यवस्था को क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया। समझ में आया, एकदम क्लियर हो गया। तो प्रश्न बड़ा अच्छा यहाँ से तैयार हो सकता है, ये प्रश्न, है ना। देखिए प्रश्न क्या कहता था कि फरवरी 2024 में भारत सरकार ने अपने किस पड़ोसी देश के साथ सीमा पर मुक्त आवागमन की व्यवस्था को समाप्त करने की घोषणा की। इसका जवाब क्या है, म्यांमार, म्यांमार, है ना, म्यांमार के साथ, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं। देखिए यहां पर मैंने लिख दिया है कि भारत और म्यांमार के बीच सीमा की लंबाई 1643 किलोमीटर, कितनी है, 1643 किलोमीटर है। भारत और म्यांमार के बीच सीमा की लंबाई 1643 किलोमीटर है। और भारत के कुल 4 राज्यों की सीमा किसके साथ लगती है, म्यांमार के साथ लगती है। और वो 4 राज्य कौन कौन से हैं, तो वो 4 राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, है ना। 4 राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। क्लियर हो गया, है ना। तो बढ़े आगे, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। एक सिंपल सा प्रश्न है ना, छोटा सा प्रश्न है। देखिए क्या है, वायु शक्ति 2024 क्या है,
लग ही रहा होगा कि कहीं ना कहीं युद्धाभ्यास है ना। हाँ, वायु शक्ति 2024 क्या है? युद्धाभ्यास है। और इसको पढ़ करके ये भी लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं इसमें वायुसेना इन्वॉल्व है ना, वायुसेना। तो ये थल सेना का युद्धाभ्यास का नाम वायु शक्ति नहीं होगा और नौसेना वाला का तो होबे नहीं करेगा, समझ गए ना। हाँ, तो वायु शक्ति युद्धाभ्यास है ना, वायु शक्ति 2024 क्या है? तो देखिएगा, यह भारतीय वायुसेना द्वारा किया जाने वाला युद्धाभ्यास है। किसके द्वारा? भारतीय वायुसेना के द्वारा। और आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि इस युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना स्वयं रहती है ना, किसी देश के साथ ये शामिल नहीं है, देख रहे हैं। हाँ, तो यह भारतीय वायुसेना द्वारा किया जाने वाला युद्धाभ्यास है। भारतीय वायुसेना ने फरवरी 2024 में इस युद्धाभ्यास का आयोजन राजस्थान के जैसलमेर में किया है ना। कहां पर किया था? राजस्थान के जैसलमेर में किया था, है ना। तो वायु शक्ति 2024 भारतीय वायुसेना द्वारा किया जाने वाला युद्धाभ्यास है। और इस युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना ने फरवरी 2024 में राजस्थान के जैसलमेर में इस युद्धाभ्यास को क्या किया था? बढ़ते हैं आगे, एक छोटा सा प्रश्न था, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखिए, धर्म गार्डियन 2024 क्या है? धर्म गार्डियन 2024 देखिएगा, धर्म गार्डियन 2024 ये भी एक युद्धाभ्यास है, लेकिन किनके बीच? भारत और जापान के बीच, है ना। धर्म गार्डियन भारत और जापान के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है ना, सैन्य बलों के बीच होने वाला एक युद्धाभ्यास है ना। 2024 में इसका आयोजन राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया, है ना। ठीक है, तो धर्म गार्डियन 2024 का आयोजन भी 2024 में कहां पर हुआ? है ना, कहां पर हुआ? राजस्थान में। और राजस्थान में कहां पर? तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया इसका आयोजन। तो धर्म गार्डियन किन दो देशों के बीच? भारत और जापान के बीच, है ना, भारत और जापान के बीच। चलिए पढ़ते हैं अब आगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग आते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6? देखिएगा, मिलन 2024 क्या है? मिलन 2024 समझिएगा अच्छे से, है ना। तो यह भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है, भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है। और इसका आयोजन फरवरी 2024 में कहां पर? विशाखापत्तनम में किया गया। कहां पर किया गया? विशाखापत्तनम में किया गया। और कब किया गया बाबू? फरवरी 2024 में, है ना। फरवरी 2024 में विशाखापत्तनम में किया गया। इस युद्धाभ्यास में 50 देशों की नौसेनाओं ने भाग लिया। कितने देशों के? 50 देशों की नौसेनाओं ने भाग लिया। तो कहा भी तो गया ना, यह भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा क्या है? युद्धाभ्यास है। और 2024 में इसका आयोजन कहां पर हुआ? तो विशाखापत्तनम में आयोजन हुआ। और इस युद्धाभ्यास में 50 देशों की नौसेनाओं ने क्या किया? भाग लिया, है ना। 50 देशों की नौसेनाओं ने भाग लिया। कुछ प्रमुख देश जिसने इस युद्धाभ्यास में भाग लिया वह इस प्रकार है, जैसे देखते हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, मलेशिया, है ना। तो ये सब कुछ प्रमुख ऐसे देश हैं, है ना, जिन्होंने इस युद्धाभ्यास में क्या किया था? भाग लिया। देखिए, अमेरिका ने भी भाग लिया था। अमेरिका के साथ ऑस्ट्रेलिया भी शामिल था, फ्रांस भी शामिल था, जापान भी शामिल था, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, मलेशिया, है ना। टोटल देशों की संख्या कितनी? 50। कहां पे आयोजित हुआ? तो विशाखापत्तनम, है ना। विशाखापत्तनम में ये युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया। और नाम इसका क्या था? नाम था मिलन 2024, है ना, ध्यान देना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कहता है। 51वां विश्व पुस्तक मेला, हर एक साल पुस्तक मेले का आयोजन होता है ना। 51वां विश्व पुस्तक मेला का आयोजन कहां हुआ? ये दिल्ली में ही आयोजित होता है, समझ गए ना। ये दिल्ली में ही आयोजित होता है, प्रगति मैदान में, है ना। तो देखिएगा, इसका आयोजन फरवरी 2024 में नई दिल्ली में प्रगति मैदान में किया गया। कहां पर किया गया? प्रगति मैदान में किया गया। तो ये तो चूंकि हर एक बार हम देख रहे हैं कि प्रगति मैदान में ही आयोजित हो रहा है, तो लगेगा कि चलो ये तो सिंपल सा प्रश्न है। लेकिन अब देखिए अगला, इसी में जुड़ा हुआ, इस मेले में सऊदी अरब को विशिष्ट अतिथि का दर्जा दिया गया था। सीधे सीधे प्रश्न पूछ देगा कि विश्व पुस्तक मेले का जो आयोजन हुआ नई दिल्ली में, भारत में, उसमें किस देश को विशिष्ट अतिथि का दर्जा दिया गया था? तो किसको दिया गया? सऊदी अरब। सऊदी अरब को विशिष्ट अतिथि का दर्जा क्या हुआ था? दिया गया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। विश्व पुस्तक मेला का थीम क्या था? है ना, थीम क्या था? तो बहुभाषी भारत एक जीवंत परंपरा, है ना, ये इसका थीम था। विश्व पुस्तक मेला का थीम क्या था बाबू? देखिएगा कि विश्व पुस्तक मेला का थीम क्या था? तो बहुभाषी भारत एक जीवंत परंपरा,
है ना। बहुभाषी भारत और एक जीवंत परंपरा किसका थीम था? तो ये विश्व पुस्तक मेला का थीम था, जिसका आयोजन कहाँ पर किया गया? जिसका आयोजन किया गया कहाँ पर? नई दिल्ली में। और नई दिल्ली में कहाँ पर? प्रगति मैदान, है ना। और किस देश को विशिष्ट अतिथि का दर्जा दिया गया था? तो सऊदी अरब को इस मेले में विशिष्ट अतिथि का दर्जा दिया गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आदि महोत्सव 2024, आदि महोत्सव 2024 के बारे में चर्चा की गई है कि क्या है ये महोत्सव, कहां आयोजित हुआ, है ना। तो देखते हैं इसको, अच्छे से समझिएगा इस महोत्सव को। देखिए, आदि महोत्सव 2024, तो इसे राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव। यानी कहने का मतलब है ये किनका महोत्सव है? तो जनजातीय महोत्सव, है ना, आदिवासियों का, जनजातियों का महोत्सव है ना। और इसी को नाम दिया गया आदि महोत्सव, है ना, आदि महोत्सव। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि यह राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव भी इसे क्या होता है? कहा जाता है। ठीक है, इसका आयोजन फरवरी 2024 में नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में किया गया है ना। ठीक है, तो फरवरी 2024 में नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में इसका क्या हुआ था? आयोजन हुआ था। इस महोत्सव का आयोजन प्रत्येक वर्ष भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ, ध्यान दीजिएगा क्या कहता है कि भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ अर्थात ट्राइफेड, है ना। इसको संक्षेप में हम लोग क्या कहते हैं? ट्राइफेड। तो इस महोत्सव का आयोजन प्रत्येक वर्ष भारतीय जनजातीय सहकारी विकास महासंघ अर्थात ट्राइफेड के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? ट्राइफेड के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब बढ़िए आगे। आदि महोत्सव के आयोजन के द्वारा, देखिएगा अच्छे से समझिएगा क्या कहता है कि आदि महोत्सव के आयोजन के द्वारा आदिवासियों एवं जनजातीय कलाकारों को बढ़ावा दिया जाता है ना। आदिवासियों एवं जनजातीय कलाकारों को बढ़ावा दिया जाता है। इसके साथ ही उनके खान पान एवं हस्तकला को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस महोत्सव के दौरान उनके उत्पादों के स्टॉल भी लगाए जाते हैं, है ना। आदिवासियों की कला, आदिवासियों के खान पान, आदिवासियों के हस्तकला, ये सबको प्रोत्साहित किया जाता है किस महोत्सव में? आदि महोत्सव, है ना। और आदि महोत्सव का आयोजन किस संस्था के द्वारा किया जाता है? ट्राइफेड, है ना। ट्राइफेड संस्था के द्वारा किया जाता है आदि महोत्सव का आयोजन, है ना। आदि महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? 2024 में। तो आदि महोत्सव का आयोजन 2024 में नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में क्या हुआ? किया गया, है ना। नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, तो अच्छा प्रश्न था ये भी, है ना। अब 8 तो हम लोग कर चुके ना, 8 हम लोग कर चुके। ठीक, देखिए अब हम लोग आते हैं 9वें नंबर के प्रश्न पे। क्या कहता है 9वां नंबर का प्रश्न? महोत्सव के बारे में है और उस महोत्सव का नाम है शिग्मोत्सव। शिग्मोत्सव महोत्सव क्या है और कहां आयोजित किया जाता है ना। शिग्मोत्सव महोत्सव के बारे में, महोत्सव से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पूछ देगा बिहू का आयोजन कहाँ होता है ना। हार्नबिल फेस्टिवल का आयोजन कहाँ होता है? गणेश उत्सव का आयोजन कहाँ होता है? महाराष्ट्र में, है ना। तो इस तरह के प्रश्न की पूछने की परंपरा रही है। हालांकि मैंने 8, 10 या 12 की संख्या में मैंने महोत्सव को लिखा भी है अगले क्वेश्चन में। तो देखिए शिग्मोत्सव महोत्सव क्या है? ठीक है, सबसे पहली तो बात है कि हमें ये याद रखना चाहिए कि आयोजित कहाँ पे होता है। तो इसका आयोजन होता है कहाँ पर? गोवा में, है ना। तो यह गोवा में आदिवासियों द्वारा बसंत ऋतु का स्वागत करने के उद्देश्य से मनाया जाने वाला एक त्योहार है ना। गोवा में आदिवासियों द्वारा वसंत ऋतु का स्वागत करने के उद्देश्य से मनाया जाने वाला एक त्योहार है, जो सामान्यतः मार्च महीने में मनाया जाता है। किस महीने में? मार्च महीने में मनाया जाता है ना। मार्च महीने में ये महोत्सव मनाया जाता है। इस उत्सव के दौरान पारंपरिक लोक नृत्य, वहां का पारंपरिक लोक नृत्य है जिसे कहा जाता है घोड़े मोदनी, है ना। यानी घुड़सवार योद्धाओं का नृत्य, है ना। घुड़सवार योद्धाओं का नृत्य अर्थात घोड़े मोदनी, है ना। गोफा एवं फुगड़ी, है ना, जैसे लोक नृत्य क्या होते हैं? किए जाते हैं। ठीक है, तो कम से कम इतना अगर हम लोग नहीं याद कर सकते हैं तो कम से कम इतना तो याद कर लें कि शिग्मोत्सव महोत्सव का आयोजन किस राज्य में होता है? तो गोवा में होता है ना। गोवा में होता है, मनाया जाने वाला एक त्योहार है।
जो सामान्यतः मार्च महीने में मनाया जाता है। किस महीने में? मार्च महीने में मनाया जाता है। इस उत्सव के दौरान पारंपरिक लोक नृत्य, घोड़े मुदनी, है ना, गोफा, फुगड़ी जैसे लोक नृत्य हैं जो किए जाते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग आते हैं। देखिए, कुछ प्रमुख महोत्सव एवं संबंधित राज्य, है ना, मैंने बोला ही था, हालांकि इस सबका एक सेपरेट वीडियो बनना चाहिए क्योंकि ऐसे महोत्सव की संख्या 100 से ज़्यादा हो जाती है, समझ गए ना। लेकिन कुछ मैंने यहाँ पे लिखा है, कुछ महत्वपूर्ण, जैसे लोसांग महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? सिक्किम, है ना। लोसांग सिक्किम में मनाया जाता है। लोसर लद्दाख, लोसर कहाँ पर? लद्दाख में मनाया जाने वाला महोत्सव है। नवरेह जम्मू कश्मीर, नवरेह कहाँ आयोजित होता है? जम्मू कश्मीर में। उसके बाद बैसाखी पंजाब में, बैसाखी कहाँ पर? पंजाब में। ओणम केरल, ओणम कहाँ आयोजित होता है? केरल में। बतुक्कम तेलंगाना, बतुक्कम जो महोत्सव है वो कहाँ आयोजित होता है? तेलंगाना में। रथ यात्रा उड़ीसा, और उड़ीसा में भी कहाँ? पुरी, हाँ, उड़ीसा में पुरी में रथ यात्रा का आयोजन होता है। पोंगल तमिलनाडु, पोंगल का आयोजन होता है तमिलनाडु में। जल्लीकट्टू तमिलनाडु में, सांड की लड़ाई, हाँ, सांड की लड़ाई, है ना। तो जल्लीकट्टू कहाँ? तमिलनाडु में। गणपति उत्सव कहाँ पे? महाराष्ट्र में, है ना। गणपति उत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है? महाराष्ट्र में होता है। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। लेकिन जैसे ही अगर गुड़ी पड़वा पूछेगा ना, तो गुड़ी पड़वा अगर सिर्फ पूछ देता है तो हम लोग महाराष्ट्र आंसर करें तो ज़्यादा बेहतर है ना। लेकिन महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तीनों यहाँ पर लिखा गया है। देखिए यहाँ पर मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में इसे उगादि के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? उगादि, है ना। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में इसे जो है ना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में इसे उगादि के नाम से मनाया जाता है, जबकि महाराष्ट्र में किस नाम से? गुड़ी पड़वा के नाम से, है ना, गुड़ी पड़वा के नाम से। तो गुड़ी पड़वा का संबंध किस राज्य से हो गया? महाराष्ट्र से। और साथ ही साथ हम कर्नाटक और आंध्र प्रदेश भी कर सकते हैं, लेकिन कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में इसको क्या कहा जाता है? उगादि। क्या कहा जाता है? उगादि कहा जाता है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में इसे उगादि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। बिहू, बिहू कहाँ पर? असम में। हार्नबिल कहाँ पर? नागालैंड। हार्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। चलिए फिर से इसको एक बार देख लीजिए फटाफट, उसके बाद अगले प्रश्न की ओर आएंगे। लोसांग कहाँ पर? सिक्किम में। लोसर लद्दाख। नवरेह जम्मू कश्मीर। बैसाखी पंजाब। ओणम केरल। बतुक्कम तेलंगाना। रथ यात्रा पुरी या उड़ीसा। ठीक है। पोंगल तमिलनाडु। जल्लीकट्टू तमिलनाडु। गणपति उत्सव महाराष्ट्र। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। लेकिन कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा को किस नाम से जाना जाता है? तो उगादि के नाम से जाना जाता है। बिहू कहाँ पर? असम में। हार्नबिल कहाँ? नागालैंड, है ना, हार्नबिल नागालैंड। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग समझते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 11। ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन सा? 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023, है ना। चूंकि 2023 के लिए दिया गया, ये पुरस्कार दिया गया किस वर्ष के लिए? 2023 के लिए, है ना। तो 2023 यहाँ पर लिखा गया है। ठीक। अब देखिए, साहित्य के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला यह पुरस्कार वर्ष 2023 के लिए, है ना, 2023 के लिए यह पुरस्कार संस्कृत भाषा एवं वेद पुराण के प्रकांड विद्वान, संस्कृत भाषा एवं वेद पुराण के प्रकांड विद्वान जगत गुरु राम भद्राचार्य, शायद देखे होंगे यूट्यूब पे, जगत गुरु राम भद्राचार्य को, समझ गए ना। तो जगत गुरु राम भद्राचार्य, ये अंधे हैं, हाँ ये अंधे हैं, हाँ वही है, हाँ। जगत गुरु राम भद्राचार्य एवं गीतकार गुलजार, गीतकार गुलजार। और गुलजार का पूरा नाम पता है? नहीं, देखिए पूरा नाम क्या है? संपूर्ण सिंह कालरा, हाँ। लेकिन ये फेमस किस नाम से है? गुलजार के नाम से, है ना। तो गुलजार को संयुक्त रूप से क्या हुआ? दिया गया है ना। तो ध्यान दीजिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, किन दो व्यक्तियों को दिया गया? एक व्यक्ति हो गए आपके कौन? जगत गुरु राम भद्राचार्य, और दूसरे व्यक्ति कौन हो गए? गुलजार, है ना। दूसरे व्यक्ति आपके हो गए गुलजार, और गुलजार का नाम क्या हो गया? संपूर्ण सिंह कालरा। ठीक है। अब देखिए आगे, देखिए, राम भद्राचार्य जी को यह पुरस्कार संस्कृत भाषा के लिए तथा गुलजार को यह पुरस्कार उर्दू भाषा के लिए दिया गया, है ना। राम भद्राचार्य जी को यह पुरस्कार संस्कृत भाषा के लिए दिया गया, और गुलजार को किस भाषा के लिए दिया गया? उर्दू भाषा के लिए दिया गया। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है
कि आखिर यह जो पुरस्कार है, यह पुरस्कार किन भाषाओं के लिए दिया जाता है ना। तो ये भी तो महत्वपूर्ण होगा ना कि किन भाषाओं के लिए दिया जाता है। जैसे याद कीजिए कल के क्लास में हम लोगों ने सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और बिहारी पुरस्कार की बात की थी, है ना। तो हमको लगता है याद भी होगा। अगर सरस्वती सम्मान की बात की जाए तो सरस्वती सम्मान कितने भाषाओं के लिए? 22 भाषा। हाँ, कितने भाषाओं? 22 भाषा। ठीक है। व्यास सम्मान सिर्फ हिंदी के लिए। और बिहारी राजस्थानी और हिंदी के लिए, है ना। और वो भी सिर्फ कहाँ के साहित्यकार को? राजस्थान के साहित्यकार दिया जाता है ना। तो यहाँ भी महत्वपूर्ण होगा ना कि ये जो कौन सा पुरस्कार हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है कितने भाषाओं के लेखकों को दिया जा सकता है? तो ध्यान दीजिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है ना। 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। लेकिन एक अपवाद भी है, मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। अंग्रेजी क्या इन 22 भाषाओं में अंग्रेजी शामिल है? नहीं। लेकिन एक अपवाद हुआ, अंग्रेजी के साहित्यकार को भी यह पुरस्कार दिया गया, है ना। तो ध्यान दीजिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार को भारत का साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है ना। इस पुरस्कार को भारत में साहित्य के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। इस पुरस्कार के अंतर्गत वाग देवी की प्रतिमा, प्रशस्ति पत्र एवं 11 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। ध्यान देना है आपको। वाग देवी की प्रतिमा, मां सरस्वती की प्रतिमा, समझ गए ना। उसके बाद एक प्रशस्ति पत्र और कितने लाख रुपए की राशि? 11 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। चलिए अब बढ़ते हैं बाबू आगे। देखिए, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार, है ना। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार, ध्यान दीजिएगा, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 ईस्वी में मलयालम भाषा के रचनाकार जी शंकर कुरुप को प्रदान किया गया। किसको प्रदान किया गया? जी शंकर कुरुप को प्रदान किया गया, है ना। मलयालम भाषा के रचनाकार थे। 1965 ईस्वी में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरुप को मिला। अब बढ़ते हैं आगे। दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार 1966 ईस्वी में, है ना। दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार 1966 ईस्वी में बाबू देखिएगा, दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार 1966 ईस्वी में बांग्ला भाषा के साहित्यकार तारा शंकर बंदोपाध्याय को दिया गया। किसको दिया गया? तारा शंकर बंदोपाध्याय को दिया गया। कौन सा पुरस्कार? दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार। हिंदी भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? तो हिंदी भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 ईस्वी में सुमित्रानंदन पंत को दिया गया। किसे दिया गया? सुमित्रानंदन पंत को दिया गया, ठीक है। उर्दू भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1969 ईस्वी में फिराक गोरखपुरी को दिया गया। किसको दिया गया? फिराक गोरखपुरी को दिया गया उर्दू भाषा के लिए। और हिंदी भाषा के लिए किसे दिया गया? सुमित्रानंदन पंत को दिया गया। अब थोड़ा सा रामधारी सिंह दिनकर हिंदी भाषा के बहुत बड़े कवि रहे, है ना। तो रामधारी सिंह दिनकर को 1972 ईस्वी में हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। लेकिन हिंदी भाषा के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले सुमित्रानंदन, किसको मिला? सुमित्रानंदन पंत को मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं में से ही किसी भाषा के लिए दिया जाता है। लेकिन 2018 का ज्ञानपीठ पुरस्कार अंग्रेजी भाषा के लेखक अमिताभ घोष को दिया गया था, जो कि एक क्या है? अपवाद। क्या है? अपवाद है ना। कब का ज्ञानपीठ पुरस्कार? 2018 का। हमको लगता है 2018 ही होना चाहिए, क्या इसमें कोई डाउट है क्या? 2018 के ज्ञानपीठ पुरस्कार ही दिया गया था। हमारे हिसाब से तो यही लग रहा है कि 2018 के ज्ञानपीठ पुरस्कार ही दिया गया था। किसको? 2018 का ज्ञानपीठ पुरस्कार अंग्रेजी भाषा के लेखक अमिताभ घोष को दिया गया था, जो कि एक अपवाद है। 2022 का ज्ञानपीठ पुरस्कार कोंकणी भाषा के रचनाकार दामोदर मावलो को दिया गया था। किसको दिया गया था? दामोदर मावलो को, है ना। दामोदर मावलो को दिया गया था। चलिए अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न नंबर कौन सा है? 12, है ना। 12 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। चलिए देखते हैं क्या कहता है 12 नंबर का। हम लोग हर एक साल इस प्रश्न को पढ़ते हैं। जब करेंट अफेयर्स की तैयारी करते हैं तो ऑस्कर पुरस्कार को हम लोग हर एक वर्ष पढ़ते हैं, बशर्ते वो पूछे ना पूछे। नोबेल पुरस्कार को हम लोग हर एक वर्ष पढ़ते हैं, वो पूछे ना पूछे। उसके बाद हम लोग ये ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता, खेल की बात की जाए तो उसको हर एक वर्ष पढ़ते हैं। खैर वो पूछने वाला जाने, हम लोगों का दायित्व पढ़ना है तो पढ़ लेते हैं, है ना। 96वां ऑस्कर पुरस्कार 2024, है ना। क्रम कौन सा रहा? 96वां।
ध्यान रखना होगा, इसको तो एकदम ध्यान रखना होगा, क्रम कौन सा रहा, 96वां है ना, नहीं तो 95 वाला आंसर 96 में दे दीजिएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए 96वां ऑस्कर पुरस्कार, 96वां ऑस्कर पुरस्कार 2023 में प्रदर्शित फिल्मों के लिए, है ना, किस वर्ष प्रदर्शित फिल्मों के लिए, 2023 में प्रदर्शित फिल्मों के लिए यह पुरस्कार दिया गया, है ना, 2023 में प्रदर्शित फिल्मों के लिए यह पुरस्कार दिया गया। इस पुरस्कार का वितरण अमेरिका में लॉस एंजल्स, है ना, कहां, कैलिफोर्निया में स्थित डॉल्बी थिएटर में 10 मार्च 2024 को किया। ठीक है, तो ध्यान देना है, इस पुरस्कार का वितरण कहां पर हुआ, अमेरिका में लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में स्थित डॉल्बी थिएटर में 10 मार्च 2024 को किया गया। ठीक है, कुल 23 श्रेणियों में इस वर्ष ऑस्कर पुरस्कार दिए गए। कितने श्रेणियों में, 23 श्रेणियों में ऑस्कर पुरस्कार दिए गए। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन 23 श्रेणियों में से 7 श्रेणियों में पुरस्कार सिर्फ किसको मिला, ओपेनहाइमर, है ना, किसको मिला, ओपेनहाइमर। 23 श्रेणियों में से 7 श्रेणियों का पुरस्कार अकेले किसने जीता, ओपेनहाइमर ने जीता। ठीक है, बस तो ये देखते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए ऑस्कर विनर्स के नाम 2-4 हम लोगों को याद करना होता है, जैसे बेस्ट पिक्चर का, बेस्ट एक्ट्रेस का, बेस्ट एक्टर का, बेस्ट डायरेक्टर का, ये सब हम लोगों को पढ़ना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, ऑस्कर विनर्स के नाम क्या है, तो देखिए बेस्ट पिक्चर ओपेनहाइमर, कौन, ओपेनहाइमर। बेस्ट एक्ट्रेस एम्मा स्टोन। तो मन में ये लगेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एम्मा स्टोन को ओपेनहाइमर के लिए ही दिया गया, है ना, उसी के लिए दिया गया, तो नहीं। एम्मा स्टोन को जो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला ना, तो पुअर थिंग्स के लिए, किसके लिए, पुअर थिंग्स के लिए, यानी फिल्म का नाम क्या है, पुअर थिंग्स। अब देखिए बेस्ट एक्टर, है ना, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला किसे, किलियन मर्फी को, किसे, किलियन मर्फी को, और ओपेनहाइमर के लिए, किसके लिए, ओपेनहाइमर के लिए मिला, है ना। अब देखिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड क्रिस्टोफर नोलन, है ना, क्रिस्टोफर नोलन को मिला, और किस फिल्म के लिए मिला, ओपेनहाइमर के लिए, है ना, क्रिस्टोफर नोलन को ओपेनहाइमर के लिए। तो क्लियर हो गया, है ना, ये किसको मिला, क्या मिला। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। ऑस्कर पुरस्कार को एकेडमी अवार्ड्स के नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से, एकेडमी अवार्ड्स, है ना। ऑस्कर पुरस्कार को एकेडमी अवार्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। देखिए सुपरहिट मलयालम फिल्म, देखिए कभी कभी जब ऑस्कर पुरस्कार, कभी कभी नहीं, हर एक बार जब हम ऑस्कर पुरस्कार हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर आपको देखना होगा कि विश्व के विभिन्न देशों से फिल्मों को भेजा जाता है, ऑस्कर नॉमिनेट किया जाता है ना। ठीक है, तो भारत से भी तो कोई ना कोई फिल्म गई होगी ऑस्कर के लिए। ये अलग बात है कि भारतीय फिल्म ऑस्कर नहीं जीत पाती है, समझ गए, लेकिन भेजा तो हर एक साल जाता है। तो ये महत्वपूर्ण हो जाएगा कि 96वें ऑस्कर पुरस्कार के लिए भारत से किसको आधिकारिक फिल्म के तौर पर भेजा गया, यानी भारत की ओर से किसको भेजा गया, किस फिल्म को भेजा गया। तो यह प्रश्न यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाएगा। देखिएगा सुपरहिट मलयालम फिल्म 2018 एवरीवन्स ए हीरो, फिल्म का नाम है। 2018 एवरीवन्स ए हीरो, ये किसका नाम है, फिल्म का, है ना। और किस भाषा की फिल्म है, मलयालम भाषा की फिल्म है ना। को 96वें ऑस्कर पुरस्कार में भारत की ओर से आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में क्या किया गया था, चुना गया था, है ना। यानी भारत की ओर से इस फिल्म को भेजा गया, किसके लिए, ऑस्कर के लिए, है ना। इस फिल्म का निर्देशन जूड एंथनी जोसेफ ने किया था। किसने किया था, जूड एंथनी जोसेफ ने किया था। तो क्लियर हो गया। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला था ओपेनहाइमर को, किसे मिला था, ओपेनहाइमर को। ऑस्कर का क्रम कौन सा है, 96, है ना। भारत की ओर से जो फिल्म भेजी गई किस भाषा की, हाँ मलयालम भाषा की, है ना, मलयालम भाषा की फिल्म भेजी गई। और फिल्म का नाम क्या है, 2018 एवरीवन से हीरो, है ना। इसको भेजा गया भारत की सरकार की ओर से, भारत की ओर से। ठीक है, अब बढ़ते हैं लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, देखिए कौन सा पुरस्कार है, तो प्रिट जकर पुरस्कार 2024। कौन सा पुरस्कार, प्रिट जकर, है ना। प्रिट जकर पुरस्कार 2024 है। यह वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। किस क्षेत्र में, वास्तुकला के क्षेत्र में, है ना, आर्किटेक्चर, है ना, आर्किटेक्चर वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। ठीक है, दिया जाने वाला पुरस्कार है जो वास्तुकला के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के समान माना जाता है।
वास्तुकला के क्षेत्र में किसके समान माना जाता है? नोबेल पुरस्कार के समान माना जाता है। ठीक है, 2014 का यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जापान के आर्किटेक्ट एवं सामाजिक कार्यकर्ता रिकेन यामामोटो को प्रदान किया गया है ना। तो सबसे पहला प्रश्न तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो प्रिट्जकर पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है? तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। ठीक है, और वास्तुकला के क्षेत्र में इसे नोबेल पुरस्कार माना जाता है। वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार माना जाता है किस पुरस्कार को? प्रिट्जकर पुरस्कार को। ठीक है, अब देखने वाली बात यह है कि यह पुरस्कार दिया किसे गया इस बार, है ना। तो यह पुरस्कार दिया गया जापान के आर्किटेक्ट एवं सामाजिक कार्यकर्ता रिकेन यामामोटो को प्रदान किया गया। ठीक है, 2018 में यह पुरस्कार भारत के वास्तुकार बालकृष्ण दोषी को दिया गया। किसको दिया गया? बालकृष्ण दोषी को दिया गया था, और इस पुरस्कार से सम्मानित एकमात्र भारतीय वास्तुकार है। बालकृष्ण दोषी ही एकमात्र ऐसे भारतीय वास्तुकार हैं जिन्हें अभी तक यह पुरस्कार क्या हुआ है? दिया गया। इसके अलावा किसी भारतीय वास्तुकार को यह पुरस्कार नहीं दिया गया है। अब देखते हैं आगे। इस पुरस्कार के अंतर्गत एक पदक दिया जाता है, और साथ ही साथ देखोगे आप कि $1,00,000 की राशि प्रदान की जाती है। डॉलर है, हाँ, रुपया नहीं, क्योंकि भारत सरकार द्वारा नहीं दिया जाता है ना, तो डॉलर है यहाँ पे। तो यह पुरस्कार के अंतर्गत एक पदक, और एक पदक के साथ साथ $1,00,000, 1 लाख ही होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, हाँ, 1 लाख ही है ना। तो $1,00,000 की राशि प्रदान की जाती है। इस पुरस्कार की स्थापना कब हुई? 1978 में। इस पुरस्कार की स्थापना हुई 1978 ईस्वी में, है ना। 1978 ईस्वी में इस पुरस्कार की स्थापना हुई बाबू J.S. प्रिट्जकर एवं उनकी पत्नी सिंडी के द्वारा। उनकी पत्नी का नाम क्या था? सिंडी। ये लोग रहने वाले कहाँ के थे? शिकागो के रहने वाले, है ना। उनके द्वारा इस पुरस्कार की स्थापना की गई, है ना। हयात फाउंडेशन के बैनर तले, एक फाउंडेशन इन्होंने किया है ना, तो हयात फाउंडेशन के बैनर तले इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। यह पुरस्कार पहली बार 1979 ईस्वी में दिया गया। कब दिया गया? 1979 ईस्वी, है ना। तो कुछ प्रश्न यहाँ पर प्रिट्जकर पुरस्कार से संबंधित हम लोग देखते हैं। तो प्रिट्जकर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से? वास्तुकला के क्षेत्र से, है ना। वास्तुकला के क्षेत्र से, वास्तुकला के क्षेत्र में इसे नोबेल पुरस्कार माना जाता है ना। किस देश के आर्किटेक्ट को यह पुरस्कार इस बार दिया गया? जापान के आर्किटेक्ट को यह पुरस्कार दिया गया। उनका नाम क्या देखा था हमने? रिकेन यामामोटो। क्या किसी भारतीय को यह पुरस्कार अभी तक दिया गया है? दिया गया है, एकमात्र भारतीय को दिया गया है, और उनका नाम क्या है? बालकृष्ण दोषी, है ना। उनका नाम है बालकृष्ण दोषी, है ना। इस पुरस्कार के अंतर्गत एक पदक तथा $1,00,000 की राशि प्रदान की जाती है। ठीक हो गया? $1,00,000 ना, $1,00,000, हाँ, ध्यान रखिएगा। हाँ, 1,00,000, हम लोग को रुपया बोलने का आदत समझ आता है, लेकिन रुपया नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? डॉलर। $1,00,000 की राशि प्रदान की जाती है। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले पुरस्कार की, है ना। अगले पुरस्कार की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। अगला पुरस्कार कौन सा पुरस्कार है? एबल पुरस्कार। और बहुत सारे लोगों को ये पहले से पता होगा कि एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? गणित के क्षेत्र में। तो जैसे हमने अभी देखा कि प्रिट्जकर पुरस्कार को वास्तुकला के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार माना जाता है, उसी तरह से एबल पुरस्कार को भी कहा जाता है कि ये गणित के क्षेत्र का कौन सा पुरस्कार है? नोबेल पुरस्कार है ना। तो एबल पुरस्कार का संबंध तो पहली बात हो गया किससे? गणित से, है ना। गणित से हो गया, जो नोबेल पुरस्कार के समान माना जाता है। 2024 का यह पुरस्कार फ्रांसीसी गणितज्ञ, ध्यान देना है आपको, फ्रांसीसी गणितज्ञ प्रोफेसर मिशेल तालाग्रांड को दिया गया। किसको दिया गया? मिशेल तालाग्रांड, है ना। फ्रांसीसी गणितज्ञ मिशेल तालाग्रांड को दिया गया यह पुरस्कार। यह पुरस्कार नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स, है ना। नॉर्वेजियन यानी नॉर्वे की एकेडमी है ना। नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा क्या किया जाता है? प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो ये कौन सा पुरस्कार था? एबल पुरस्कार, है ना। यह पुरस्कार जो था, यह पुरस्कार था बाबू एबल पुरस्कार। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 15, है ना। बाफ्टा पुरस्कार कौन सा? बाफ्टा। और क्रम क्या सा? कौन सा है? 77वां। तो कई बार तो जानते हो, कई बार तो ये पूछ देता है ना एग्जाम में कि बाफ्टा पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से? तो बाफ्टा पुरस्कार का संबंध है फिल्म से, सिनेमा से, है ना। हाँ, बाफ्टा पुरस्कार का संबंध फिल्म से, या मैंने देखा है ऐसे प्रश्नों को पूछा जाता है, हाँ, कि बाफ्टा पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो बाफ्टा पुरस्कार का संबंध पहली बात है सिनेमा से, है ना। अब देखिए बाफ्टा का पूरा नाम आप देखो तो
वाफ्टा का पूरा नाम देखो, क्या है वाफ्टा का पूरा नाम? ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। देखो, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। तो जाहिर सी बात है इस पुरस्कार का वितरण भी तो इंग्लैंड में ही होगा ना। कहाँ होगा? इंग्लैंड में होगा, है ना। तो इस पुरस्कार का वितरण फरवरी 2024 में लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में किया गया, है ना। इस पुरस्कार का वितरण फरवरी 2024 में लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में क्या हुआ? किया गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं। देखिए, याद कीजिए, हम लोग ऑस्कर पुरस्कार पढ़ रहे थे, तो ऑस्कर पुरस्कार में हमने देखा था कि ओपेनहाइमर ने 7 श्रेणियों में पुरस्कार प्राप्त किया था, ओपेनहाइमर, है ना। और टोटल कितनी श्रेणियों में पुरस्कार दिया गया था ऑस्कर में? 23। और उन 23 श्रेणियों में 7 श्रेणियों में पुरस्कार अकेले जीता था किसने? ओपेनहाइमर ने। यहाँ भी वही बात होगी वाफ्टा में। देखिए आप, इस पुरस्कार के अंतर्गत सर्वाधिक 7 पुरस्कार, है ना। वाफ्टा में भी सर्वाधिक 7 पुरस्कार क्रिस्टोफर नोलन द्वारा निर्देशित फिल्म ओपेनहाइमर को मिला, है ना। यहां भी सर्वाधिक 7 पुरस्कार किसको मिला? तो ओपेनहाइमर को मिला। और ओपेनहाइमर के निर्देशक कौन हो गए? क्रिस्टोफर नोलन, है ना। देखिए, जैसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला किसको? ओपेनहाइमर को। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का पुरस्कार क्रिस्टोफर नोलन, किसको? ओपेनहाइमर को। मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एम्मा स्टोन को, लेकिन किस फिल्म के लिए? पुअर थिंग्स के लिए। वहां भी वही बात थी, पुअर थिंग्स के लिए मिला था। मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, है ना, किलियन मर्फी। क्या है? किलियन मर्फी। और किस फिल्म के लिए? ओपेनहाइमर। तो सिर्फ लग रहा होगा कि ये कौन टॉपिक आ गया, बाफ्टा, लेकिन बाफ्टा ऑस्कर को मिला दीजिए। मतलब ये 2-3 चीज में कहने का मतलब है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म में, सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर में, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री में और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता में, दोनों जगह बातें क्या है? समान है। अब बढ़ते हैं यार, आगे बढ़ते हैं। बड़ा लंबा टॉपिक रहने वाला है। 16 नंबर। जिस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं तो मैंने उसको शामिल किया है इसमें। तो एक लंबा टॉपिक, समझ गए ना। अब मैं यहां पर बताऊंगा आपको कि प्रश्न पूछा कैसे जाता है, समझ गए ना। इसको देखिएगा। हाल ही में भारत के कितने आर्द्रभूमि क्षेत्र को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है ना। कितने आर्द्रभूमि क्षेत्र को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? ध्यान दीजिएगा। हाल ही में भारत के कितने आर्द्रभूमि क्षेत्र को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? तो ऐसे स्थलों की संख्या कितनी है? 5 स्थलों को रामसर स्थलों की सूची में क्या किया गया है? शामिल किया गया है। ठीक है। अब देखिए, नाम थोड़े से आपको अटपटे लगेंगे। दक्षिण भारत का है, तो दक्षिण भारत का नाम थोड़ा सा दूसरे टाइप का हो जाता है। देखिए, सबसे पहला है कराईवेटी पक्षी अभ्यारण्य, तमिलनाडु। कराईवेटी पक्षी अभ्यारण्य, तमिलनाडु। एकदम प्रश्नों का खान है रामसर स्थल, एकदम प्रश्नों का खान, समझ गए ना। कहीं भी अब सोचिए, अगर आपसे पूछ दिया जाए कराईवेटी पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है? तमिलनाडु से आपको याद करना पड़ेगा कि कराईवेटी पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है। तो कराईवेटी पक्षी अभ्यारण्य कहां है? तमिलनाडु। इसको रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया। अब देखिए, लॉन्गवुड सोला रिजर्व वन, लॉन्गवुड सोला रिजर्व वन भी कहां पर है? तमिलनाडु में। अब अगले नंबर पे आइए, अंक समुद्री पक्षी संरक्षण रिजर्व। अंक देखिएगा, अंक समुद्री पक्षी संरक्षण रिजर्व ये कहां पर है? कर्नाटक। अब देखिए, अघनाशिनी एस्चुरी कहां पर है? कर्नाटक, है ना। अघनाशिनी एस्चुरी कहां है? कर्नाटक में। मगधी केरे संरक्षण रिजर्व कहां पर है? कर्नाटक, कर्नाटक में। तो ये 5 ऐसे स्थल हैं जिन्हें रामसर स्थलों की सूची में इस बार क्या हुआ है? शामिल हुआ है। मैं आपको बता दूं, भारत में पहले रामसर स्थलों की संख्या थी 75, अब हो गई है कितनी? 80। 5 को जोड़ दीजिए ना, 5 को आप जोड़ोगे तो कितनी हो जाएगी? 80 हो जाएगी। उस 80 का नाम आगे लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, है ना। देखिए, हाल ही में भारत के कितने आर्द्रभूमि क्षेत्र को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया? तो 5। सबसे पहले कराईवेटी पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है? तमिलनाडु में है। लॉन्गवुड सोला रिजर्व तमिलनाडु में है। अंक समुद्री पक्षी संरक्षण रिजर्व कर्नाटक में है। अघनाशिनी एस्चुरी कहां पर है? कर्नाटक में है। मगधी केरे संरक्षण रिजर्व कहां पर है? कर्नाटक में। अगर एग्जाम में पूछ दे कि अघनाशिनी एस्चुरी कहां पर है, अघनाशिनी एस्चुरी, सब एकदम दिन में तारा नजर आएगा कि पूछा कहां से, है ना। अघनाशिनी एस्चुरी नहीं कुछ पूछने के लिए मिला था तो पूछाता है अघनाशिनी एस्चुरी कहां है, तो अघनाशिनी एस्चुरी कहां पर है? कर्नाटक में। इस वजह से यह महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसको डायरेक्ट इस तरह से भी पूछा जा सकता है
समझ गए? अब देखिए इन 5 स्थलों को मिलाकर अब भारत में रामसर स्थलों में शामिल भारतीय आर्द्रभूमि क्षेत्र की संख्या कितनी हो गई है? 80 हो गई है, जो इस प्रकार है, देखिएगा 80 है और इतना महत्वपूर्ण है ना कि पूछिए मत। जैसे आपसे पूछेगा चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में। चिल्का झील उड़ीसा में, कहाँ पर है? उड़ीसा में, है ना। ये तो हम लोगों को याद ही है। अब देखिए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? राजस्थान में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये भी रामसर स्थल में शामिल है, आर्द्रभूमि में शामिल है, रामसर स्थल में शामिल है। कौन? केवलादेव। ये कहाँ पर है? राजस्थान में। लोकटक झील मणिपुर, न जाने अभी तक एग्जाम में कितना बार पूछा गया होगा कि लोकटक झील कहाँ पर है, तो मणिपुर में। बुलर झील जम्मू कश्मीर, बुलर झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। हरिके बैराज कहाँ? पंजाब। हरिके बैराज ये भी आर्द्रभूमि में है, ये भी रामसर स्थल में है। कौन? हरिके बैराज ये भी रामसर स्थल में है, ये कहाँ पर है? पंजाब। सांभर झील राजस्थान। ये लगभग इतना सारा आप लोगों को याद है। अब देखिए नंबर 7 कांजली झील। कांजली झील कहाँ पर है? पंजाब। कांजली झील है पंजाब में। रोपड़ आर्द्रभूमि पंजाब, इसको याद करना आसान है, रोपड़ आर्द्रभूमि याद हो जाएगा तुरंत। कहाँ पर है? पंजाब में। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, है ना। दीपोर बिल असम, दीपोर बिल कहाँ है? असम। पोंग बांध झील हिमाचल प्रदेश, है ना, हिमाचल प्रदेश। कौन सा बांध? पोंग बांध। तसो मरोरी झील लद्दाख, है ना, कहाँ पर है? लद्दाख में। अष्टमुदी झील केरल, अष्टमुदी झील कहाँ पर है? केरल में, है ना। अष्टमुदी झील आपका हो गया केरल। देखिए तसो मोरीरी कहाँ पर है? लद्दाख में। अष्टमुदी कहाँ पर है? केरल में, है ना। अष्टमुदी है केरल में। अब देखिए सस्तम कोट्टा झील केरल, सस्तम कोट्टा झील केरल, और ये भी भारत का क्या है? एक आर्द्रभूमि है या रामसर स्थल है, ठीक है। बेम्बानाद कोल आर्द्रभूमि केरल, बेम्बानाद कोल आर्द्रभूमि कहाँ पर है? केरल में। इसको भी याद करना आसान है, बेम्बानाद कोल आर्द्रभूमि हो गया केरल में हो गया। भोज आर्द्रभूमि मध्य प्रदेश, राजा भोज मध्य प्रदेश में संबंध है इनका, है ना। तो भोज आर्द्रभूमि मध्य प्रदेश। भितरकनिका उड़ीसा। पॉइंट कैलीमेरे वन्यजीव अभ्यारण्य और पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ पर है? तमिलनाडु। पॉइंट कैलीमेरे कहाँ पर है? तमिलनाडु। पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि कहाँ होगा? पश्चिम बंगाल, है ना, पश्चिम बंगाल में होगा पूर्वी कोलकाता। चंद्रताल आर्द्रभूमि कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश। चंद्रताल आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश में। तो मैं जानता हूं कि याद करना थोड़ा सा कठिन होगा, लेकिन ये ज्योग्राफी का टॉपिक भी हो जाता है। सबसे बड़ी बात है कि आप इसको ज्योग्राफी के प्रश्न में भी रख सकते हैं। है तो ये आर्द्रभूमि, लेकिन है कहीं ना कहीं तो राज्य में ही है। झील है, बांध है, कुछ भी है तो कहीं ना कहीं तो राज्य में है, तो ये ज्योग्राफी का भी प्रश्न हो जाता है। तो कम से कम इसको 20-20 के खंड में पढ़ने का प्रयास कीजिए। जैसे आज कम से कम इसको 20 को याद कर लीजिए, और जब 20 को आप पढ़ते हैं तो हमको लगता है इसमें 5-7 ही ऐसा है जिसमें आप परेशान होइएगा, तो बाकी आपको तुरंत याद हो जाएगा, है ना, तुरंत याद हो जाएगा। देखिए इसको, नहीं तो इसको एक बार देखिए फिर से इसको देखिए 20 को। चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में। लोकटक झील कहाँ पर है? मणिपुर में। बुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर। चलिए याद है। हरिके बैराज कहाँ है? पंजाब में। सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में। ये सारे के सारे क्या है? आर्द्रभूमि या रामसर स्थल, जो कहाँ पर स्थित है? भारत में, है ना, भारत के अलग अलग राज्यों में। कांजली झील कहाँ है? पंजाब में। इसको थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। कांजली झील, कांजली झील कहाँ पर है? पंजाब में। रोपड़ आर्द्रभूमि पंजाब हो जाएगा। कोलेरू क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। दीपोर झील क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा। पोंग बांध झील हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। तसो मोरीरी कहाँ पर है? लद्दाख, लद्दाख। अष्टमुदी झील केरल, है ना। सस्तम कोट्टा झील केरल। बेम्बानाद कोल आर्द्रभूमि केरल, है ना। भोज आर्द्रभूमि मध्य प्रदेश। भितरकनिका मैंग्रोव उड़ीसा। पॉइंट कैलीमेरे वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु। पूर्वी कोलकाता पश्चिम बंगाल, और चंद्रताल आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश, है ना। तो इसको खंड वाई खंड में बांट करके पढ़ा जा सकता है। और टोटल आर्द्रभूमि की संख्या कितनी है? 80। हाँ, टोटल आर्द्रभूमि की संख्या हो गई है 80। पहले था 75। जब कभी हम करेंट अफेयर्स पढ़ा रहे थे तो उस समय मैंने 75 का 75 नाम आप लोगों को लिखवाया था। अब जुड़ गया कितना? 5 और जुड़ गया, तो टोटल आर्द्रभूमि की संख्या कितनी हो गई? टोटल आर्द्रभूमि की संख्या 80 हो गई। और मैं बता दूं कि कभी इसको मत छोड़िए, क्योंकि ये आपका करेंट अफेयर्स नहीं है, बल्कि इसको हम लोग ज्योग्राफी के प्रश्न के अंतर्गत रख सकते हैं। सीधे सीधे प्रश्न पूछ देगा, और ये प्रश्न किस सब्जेक्ट का हो जाएगा? ज्योग्राफी का हो जाएगा, है ना। तो इसको आप लोग देखिएगा, बहुत ही बेहतर ढंग से मैंने इसको लिखा है, टाइपिंग किया है, और इसमें गलतियां नहीं है, है ना।
मैं इसको देखने के क्रम में मैं आपको बता दूं कि मैं जब इसको देख रहा था ना, तो मेरे पास प्रतियोगिता दर्पण भी था, और प्रतियोगिता दर्पण में जो आर्द्रभूमि दिए हुए, प्रतियोगिता दर्पण में भी आर्द्रभूमि दिए हुए था। और अगर कोई व्यक्ति प्रतियोगिता दर्पण से आर्द्रभूमि लिख के पढ़ लिया, वो गलती में पकड़ा जाएगा, क्योंकि वहां पर राज्य का नाम गलत लिख दिया है। कुछ ऐसी आर्द्रभूमियां हैं जहां पर राज्य का नाम क्या किया है, गलत लिख दिया है। तो अब उस पर भी विश्वास आप नहीं कर सकते, उसमें भी गलतियां बहुत होंगी, समझ में ना। तो वहां पर क्या किया है कि राज्य के नाम को गलत लिख दिया है। अब जब राज्य का नाम ही हम गलत याद करेंगे तो जाहिर सी बात है, तो प्रश्न का आंसर भी तो एग्जाम में हम गलत ही देंगे, क्योंकि मेन तो यही हमें समझना है कि कौन सा आर्द्रभूमि किस राज्य में है, ये तो जानना जरूरी है ना। ठीक है, तो इसको देखना है। ठीक, मैं इसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ा देता हूँ। 20 तक हमने देखा था, देख लीजिए यहाँ पर 21 से लेकर कहाँ तक, 28 तक इसको आप लोग देखिएगा अच्छे से। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए 29 से लेकर के आप लोग इसको देखिएगा सारे को। जैसे देखिए केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व कहाँ पर है, पंजाब में है ना। नांगल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है, पंजाब में। व्यास संरक्षण रिजर्व कहाँ पर है, पंजाब में। तो इस तरह से आप देखिएगा कि इस तरह से लगभग टोटल कितनी 80 है ना, 80 की संख्या में टोटल आर्द्रभूमि आपको मिलेगी। जैसे लोनार झील कहाँ पर, महाराष्ट्र में। कांवरताल झील बिहार, हाँ बिहार के संदर्भ में मैं आपको बता दूं, बिहार के संदर्भ में मैं आपको बता देता हूँ, ये जो कांवरताल झील है और ये है कहाँ पर, बिहार। तो ये जो बिहार में एकमात्र आर्द्रभूमि है, बस एकमात्र आर्द्रभूमि। और कोई बताइएगा कि बिहार के किस जिले में, हाँ बेगूसराय। कहाँ पर है, बेगूसराय है ना। कांवरताल जो झील है ना, ये कहाँ पर है, बेगूसराय। ठीक है, तो यही सब है झील। देख लीजिए आप लोग इसको, मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि इधर कटे ना, है ना। देखिए हो गया, अब आगे बढ़ा देते हैं इसको। एक है साक्य सागर, और साक्य सागर है मध्य प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद देखिए मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर, तो ये कहां पर हो जाएगा, तमिलनाडु में हो जाएगा, तमिलनाडु में हो जाएगा। ठीक है, कुंथनकुलम पक्षी अभ्यारण्य कहां पर, तमिलनाडु है ना। यहाँ पर देखिए इसी तरह से आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो सतकोशिया गौड़ कहां पर, उड़ीसा में। नंदा झील गोवा में। रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कहां पर, कर्नाटक में। बहुत सारा ऐसा है ना जो नाम पहले से याद है, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कभी ना कभी पढ़ने के दौरान ये नाम क्या हुआ है, गुजरा है। तो मान लेते हैं कि अगर 80 आर्द्रभूमि है, तो 80 आर्द्रभूमि में 40 ऐसे हैं जो आपको पहले से पता है, नाम आपको पहले से, आपने कभी न कभी उस नाम को क्या किया होगा, सुना होगा। जैसे हीराकुद जलाशय आपको पहले से पता है कहां पर है, उड़ीसा में है ना। तो इस तरह से इसको देखा जा सकता है। ठीक है, चलिए ये था आपका कितना आर्द्रभूमि, 80 आर्द्रभूमि है ना, ये 80 आर्द्रभूमि आपका। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो ये था 80 रामसर स्थल है ना, इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि महत्वपूर्ण है, समझ गए ना। हाँ, करेंट अफेयर्स के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है और ज्योग्राफी के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए सभी 80 रामसर स्थलों में से है ना, टोटल रामसर स्थल कितने हो गए, 80। 75 और प्लस 5 तो हाल फिलहाल में जोड़ा गया, पहले से 75 था। तो सभी 80 रामसर स्थलों में से सबसे ज्यादा रामसर स्थल किस राज्य में, तमिलनाडु। सभी 80 रामसर स्थलों में सबसे ज्यादा रामसर स्थल, और ये है कितने, 16 रामसर स्थल किस राज्य में है, तमिलनाडु में। जब मैं पिछली बार लिखाया था ना इस प्रश्न को, तो जब मैंने पिछली बार इस प्रश्न को लिखाया था, तो वहां पे मैंने लिखाया था तमिलनाडु में 14। तो जो लोग उसको पलटेंगे उनको लगेगा कि सर वहां पे आपने 14 लिखाया, अभी आप 16 कर रहे हो। तो गौर करो, जो ये 5 नया शामिल किया गया, इसमें 5 जो नया शामिल किया गया, उसमें 2 तमिलनाडु में, हाँ 2 तमिलनाडु में और 3 कहाँ है, कर्नाटक में। तो 14 था पहले तमिलनाडु में, तो 2 बढ़ गया, तो 2 बढ़ के कितना हो गया, 16 हो गया। तो वही बात है, तो 80 रामसर स्थलों में तमिलनाडु में अकेले 16 है ना, तमिलनाडु में अकेले 16 है। और इसके बाद 10 रामसर स्थल कहां पर है, उत्तर प्रदेश है ना। उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है, 10। बिहार में एकमात्र रामसर स्थल कौन सा है, कांवर झील है, जो बिहार के बेगूसराय जिले में। कहां पर है, बिहार के बेगूसराय जिले में है ना। ये जो कांवर झील है ना, ये कहां पर है, तो बिहार के बेगूसराय जिले में। क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है, सुंदरबन डेल्टा। कौन सा है, सुंदरबन डेल्टा है ना। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल सुंदरबन डेल्टा है, और ये है कहां पर, पश्चिम बंगाल में। और इसका क्षेत्रफल 4230 वर्ग किलोमीटर है।
तो भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल आपका हो गया सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल क्या है? रेणुका आर्द्रभूमि, है ना, रेणुका आर्द्रभूमि, और ये कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में, और इसका क्षेत्रफल मात्र 0.2 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 0.2 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। भारत का सबसे पुराना रामसर स्थल कौन सा है? चिल्का झील, और ये है कहां पर? उड़ीसा में। और कौन सा है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, और ये कहां पर है? राजस्थान में। और ध्यान दीजिएगा कि इन दोनों को अक्टूबर 1981 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था? अक्टूबर 1981 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। ठीक है, तो ध्यान देना है हमें रामसर स्थल से संबंधित प्रश्नों को, है ना। ये रामसर नामक स्थान है किस देश में? कौन बताइएगा? हाँ, जो रामसर ये सम्मेलन हुआ था, ये रामसर नामक स्थान कहाँ पर है? ईरान में। हाँ, कहाँ पर है? ईरान में, है ना। ये जो रामसर नामक स्थल है ये ईरान में है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए, अमृत धरोहर योजना, इसमें सारा चीज आपका आ जाएगा जो अभी मैंने आपसे पूछा। देखिए क्या कहता है अमृत धरोहर योजना। कौन सी योजना? अमृत धरोहर योजना। क्या है अमृत धरोहर योजना? देखिए, अमृत धरोहर योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून 2023 को किया गया था। 5 जून 2023 को किया गया था। ध्यान दीजिएगा, अमृत धरोहर योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कब किया था? तो 5 जून 2023 को किया था। अब इस योजना का उद्देश्य क्या है, ये जरूरी हो जाता है। तो इस योजना का उद्देश्य आर्द्रभूमि अर्थात वेटलैंड्स या रामसर स्थलों का संरक्षण करना है और उनके इष्टतम उपयोग को क्या करना है? बढ़ावा देना है ना। तो ये अमृत धरोहर योजना किन स्थलों के संरक्षण से है? रामसर स्थलों के संरक्षण से है, या आर्द्रभूमि के संरक्षण से है, या वेटलैंड्स के संरक्षण से है। और भारत में इनकी संख्या कितनी है? 80। रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई? 80 हो गई। अब देखिए, आर्द्रभूमि जैव विविधता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो आर्द्रभूमियां होती है ना, ये जैव विविधता बायोडायवर्सिटी को बनाए रखने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका क्या करती है? निभाती है। अब देखिए, मन में लग रहा होगा कि आर्द्रभूमि का मतलब क्या होगा। इतना आर्द्रभूमि हम लोगों ने कर लिया, रामसर स्थल कर लिया, तो आर्द्रभूमि कहेंगे किसे? तो ध्यान दीजिएगा, किसे हम लोग आर्द्रभूमि कहेंगे? आर्द्रभूमि या वेटलैंड ऐसा क्षेत्र होता है जहां जमीन पानी से क्या रहती है? ढकी रहती है। जमीन जो है वो पानी से ढकी रहती है। यह क्षेत्र मौसमी रूप से या अस्थायी रूप से पानी से क्या होते हैं? भरे रहते हैं। या तो अस्थायी रूप से वो पानी से भरे रहेंगे या मौसमी रूप से पानी से भरे रहेंगे। यह पृथ्वी पर सबसे उत्पादक पारिस्थितिकीय तंत्र में से एक माना जाता है। यानी पृथ्वी पर सबसे बेहतर पारिस्थितिकीय तंत्र में से एक माना जाता है आपका कौन? आर्द्रभूमि या वेटलैंड। ठीक है, अब बढ़िए आगे देखिएगा। तालाब, गौर कीजिए, यहां पर क्या कहता है? तालाब, बाढ़ का मैदान, झील, मैंग्रोव, नदी डेल्टा, चावल के खेत, परवाल भिटियां, दलदली भूमि और समुद्र का किनारा आदि जगहों को हम आर्द्रभूमि क्षेत्र के अंतर्गत शामिल करते हैं, है ना। इन सारे क्षेत्रों को हम किसके अंतर्गत शामिल करते हैं? आर्द्रभूमि के अंतर्गत शामिल करते हैं। और भारत में वर्तमान में ऐसे क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 80। रामसर संख्या ज्यादा है, लेकिन रामसर स्थलों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 80। ठीक है, उल्लेखनीय है कि इनकी गहराई, है ना, 6 मीटर से अधिक नहीं, है ना। इनकी जो गहराई है 6 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, तभी हम उसको रामसर स्थल मान सकते हैं। मतलब आर्द्रभूमि क्या कर सकते हैं? मान सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। देखिएगा, आर्द्रभूमि क्षेत्र मानव समाज के लिए कई महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करता है, जैसे सिंचाई के लिए पानी, मत्स्य पालन, जैव विविधता का रखरखाव, गैर इमारती लकड़ियों का उत्पादन, बाढ़ के प्रभाव को कम करना इत्यादि। समझ कि आर्द्रभूमि जो होता है वो मानव समाज के लिए कई महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करता है, जैसे सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाता है। ठीक है, मत्स्य पालन उसमें हो सकता है। ठीक है, जैव विविधता का तो महत्वपूर्ण वो स्रोत होता ही होता है, बायोडायवर्सिटी का महत्वपूर्ण स्रोत होता है।
ठीक है। गैर इमारती लकड़ियों का उत्पादन उसमें से होगा, उसमें से इमारती लकड़ियों का उत्पादन नहीं होगा। कैसी लकड़ियों का उत्पादन होगा? गैर इमारती लकड़ियों का उत्पादन होगा, और वो बाढ़ के प्रभाव को कम करने में भी क्या होते हैं? सहायक होते हैं, है ना। बाढ़ के प्रभाव को कम करने में भी सहायक होते हैं। अब देखिए आगे, आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए 2 फरवरी 1971 ईस्वी को ईरान के रामसर में, देखिए मैंने पूछा था ना कि रामसर नामक स्थान कहाँ पर है, तो ईरान में है। ईरान के रामसर में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किया गया, जो रामसर अभिसमय या रामसर समझौता के नाम से जाना गया, है ना। किसके संरक्षण के लिए? आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए। कहां पर समझौता किया गया? रामसर नामक स्थान पर। और ये रामसर नामक स्थान है कहां? ईरान में। और कब किया गया? 2 फरवरी 1971 को। तो आप देखोगे कि 2 फरवरी को एक दिवस भी मनाया जाता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। अब बढ़िए आगे। यह समझौता 21 दिसंबर 1975 ईस्वी से क्या हुआ? लागू। समझौता तो किया गया, कब किया गया? 2 फरवरी 1971 ईस्वी को, है ना। 2 फरवरी 1971 ईस्वी को बाबू ये समझौता हुआ। 2 फरवरी 1971 ईस्वी को ये रामसर समझौता हुआ, और ये रामसर समझौता हुआ कहां पर? ईरान में। लेकिन ये लागू कब हुआ? तो 21 दिसंबर 1975 ईस्वी से ये लागू हुआ, ठीक है। भारत ने 1 फरवरी 1982 ईस्वी को रामसर समझौता पर क्या किया था? हस्ताक्षर किया था। 1 फरवरी 1982 ईस्वी को रामसर समझौता पर भारत ने क्या किया था? हस्ताक्षर किया था। हो गया। अब देखिए, प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है, ठीक है। भारत में अब तक कुल 80 स्थलों को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, रामसर स्थल को लेकर। एक लंबा टॉपिक है ना। इसको एकदम मिशन मोड में एकदम याद कर लेना है, समझ लेना है, बातों को समझ लेना। तो कौन सी योजना हम लोग अभी देख रहे थे? देखिए कौन सी योजना थी सरकार की? अमृत धरोहर योजना। कौन सी योजना? अमृत धरोहर योजना थी, है ना, केंद्र सरकार की अमृत धरोहर योजना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अमृत धरोहर योजना क्या है, किसके संरक्षण के लिए लाया गया है, तो इसका सीधा सा जवाब होगा आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए लाया गया है ना। भारत में आर्द्र भूमियों की संख्या कितनी? 80 है। आर्द्र भूमियों में अधिकतम कितना पानी का गहराई हो सकता है? 6 मीटर। क्या बोला? 6 किलोमीटर? 6 मीटर। हाँ, अधिकतम पानी की गहराई कितनी होगी? 6 मीटर होगी। 6 मीटर से ज्यादा वो पानी का गहराई नहीं हो सकता है। जैव विविधता के ये बहुत बड़े स्रोत होते हैं हमारे लिए, है ना। हमें बहुत ज्यादा ये लाभ प्रदान करते हैं, है ना। विश्व में, पूरे वर्ल्ड में आर्द्र भूमियों को संरक्षित करने के लिए, है ना, 1971 ईस्वी में, है ना, 2 फरवरी 1971 ईस्वी को ईरान के रामसर नामक स्थान पर विश्व के विभिन्न देशों के बीच एक समझौता हुआ, है ना, जिसे रामसर समझौता के नाम से जाना गया। यह अलग बात है कि ये हुआ, लागू कब हुआ? तो 1975 में जाकर लागू हुआ। और भारत ने बाबू हस्ताक्षर कब किया? बताइए। इस समझौते पर भारत ने हस्ताक्षर किया 1 फरवरी 1982 को, है ना। उसके बाद गौर कीजिएगा कि भारत में कितने रामसर स्थल हैं? तो 80, है ना। भारत में रामसर स्थलों की संख्या 80। हाल फिलहाल में कितने रामसर स्थलों को और शामिल किया गया? 5। पहले थे 75, अब हो गए 80। बिहार में एकमात्र रामसर स्थल कांवर झील कहां पर है? बेगूसराय में। बिहार के बेगूसराय में। सबसे ज्यादा रामसर स्थल किस राज्य में? तमिलनाडु। संख्या कितनी? 16। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश। संख्या कितनी? 10। संख्या 10। सबसे बड़ा रामसर स्थल भारत में कौन सा? सुंदरबन डेल्टा, पश्चिम बंगाल। सबसे छोटा रामसर स्थल रेणुका, है ना। रेणुका आर्द्र भूमि कहां पर? हिमाचल प्रदेश। तो हो तो गया, इतना बेहतर तो हो गया, है ना। ठीक है, तो इसको अच्छे से, इस दोनों टॉपिक को हम लोगों को क्या करना है? कर लेना है। और जो 80 रामसर स्थल है उसको थोड़ा थोड़ा खंड में बांट के पर डे के हिसाब से कुछ हम लोगों को क्या करना है? याद कर लेना है, तब बातें क्लियर हो जाएगी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। हाँ, लोकतंत्र सूचकांक, ये भी एक सूचकांक ही है, एक लंबा टॉपिक हो जाएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा इसको। देखिए क्या कहता है।
इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट का लोकतंत्र सूचकांक 2023 है ना, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट का लोकतंत्र सूचकांक 2023 है ना। यानी यह जो है ना, इस लोकतंत्र सूचकांक में ये बताया जाता है कि लोकतंत्र की स्थिति किसी देश में क्या है ना, किसी देश में लोकतंत्र की स्थिति क्या है, यही बताया जाता है इस सूचकांक में। समझ गए? ये सूचकांक भी हर एक वर्ष जारी होता है, तो ध्यान दीजिएगा। विभिन्न देशों में लोकतंत्र की स्थिति का आकलन करने के लिए लोकतंत्र सूचकांक ब्रिटेन की द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? ब्रिटेन की द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा इस सूचकांक को जारी किया जाता है। और जाहिर सी बात है, नाम ही है लोकतंत्र सूचकांक, तो ये तो लोकतंत्र से संबंधित तथ्यों का ही आकलन करेगी कि किस देश में लोकतंत्र की क्या स्थिति है। ठीक है, अब देखिए 2023 में विभिन्न देशों में लोकतंत्र की स्थिति से संबंधित यह जो सूचकांक है, फरवरी 2024 में क्या किया गया? जारी किया गया। यह सूचकांक जारी कब हुआ? फरवरी 2024 में, है ना। फरवरी 2024 में यह सूचकांक जारी किया गया और इस सूचकांक में विश्व के विभिन्न देशों में लोकतंत्र की स्थिति का मूल्यांकन किया गया है। ठीक है, इस सूचकांक में कुल 167 देशों को शामिल किया गया है। कितने देशों को? 167 देशों, है ना। इस सूचकांक में कुल 167 देशों को शामिल किया गया है। अब देखिए आगे, समझिएगा एकदम अच्छे से यहाँ के बाद, नहीं समझ पाइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। विभिन्न देशों के लिए लोकतंत्र सूचकांक का मान 0 से 10 के बीच होता है। ध्यान दीजिएगा, रैंकिंग की बात नहीं हो रही है, सूचकांक के मान की बात हो रही है। किन दो अंकों के बीच? 0 से 10 के बीच। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में सूचकांक का मान किन दो अंकों के बीच? 0 से 10 के बीच। ठीक है, उसके बाद करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 0 से 100 के बीच। ठीक है, हाँ। तो सूचकांक का मान विभिन्न देशों में लोकतंत्र सूचकांक का मान होता है 0 से 10 के बीच। इस सूचकांक के मान के आधार पर विभिन्न देशों को लोकतंत्र की 4 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। कितनी श्रेणियों में? 4 श्रेणियों में। यानी विभिन्न देशों को लोकतंत्र की 4 श्रेणियों में क्या किया गया है? बांटा गया है इस सूचकांक के मान के आधार पर। देखिएगा कैसे, देखिएगा एकदम अच्छे से देखिएगा। जिन देशों के सूचकांक का मान 8 या 8 से अधिक है, 8 या 8 से अधिक है, यानी 8 से लेकर 10 तक है, जिन देशों के सूचकांक का मान, है ना, उन्हें पूर्ण लोकतंत्र वाले देश के रूप में रखा गया है, वर्गीकृत किया गया है ना। यानी जिन देशों के सूचकांक का मान, ध्यान देना, कहां से कहां तक? 8 से 10 तक रहेगा, है ना, उनको कहा गया कि आपके देश में पूर्ण लोकतंत्र है, यानी लोकतंत्र में कहीं कोई दिक्कत आपके देश में नहीं है। यहां तक बात समझ में आ गई? कितने श्रेणियों में बांटा गया है? 4 श्रेणियों में बांटा गया है। और पहली श्रेणी में, है ना, जिसके सूचकांक का मान, जिस देश के सूचकांक का मान 8 से 10 आएगा, तो यही कहा गया कि उस देश में लोकतंत्र की स्थिति बड़ी अच्छी है। क्या है? अच्छी है, और उसे कहा गया पूर्ण लोकतंत्र। क्या लगता है अमेरिका कहाँ रहना चाहिए? अमेरिका तो एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक, सबसे पुराना रहना चाहिए, लेकिन नहीं है। समझ गए ना? ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट। जिन देशों के सूचकांक का मान 8 से कम है किंतु 6 या 6 से अधिक है, 6 या 6 से अधिक है, यानी 6 से लेकर कहां तक? 8 तक, 8 से कम, है ना, 8 से कम है, उन्हें दोषपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में रखा गया है। कैसा लोकतंत्र? दोषपूर्ण, है ना, उन्हें दोषपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में रखा गया। यानी लोकतंत्र तो है, लेकिन लोकतंत्र में कुछ दोष है ना। और मैं आपको बता दूं, विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र अमेरिका और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, दोनों इसी कैटेगरी में। समझ गए ना? जो दोनों है इसी कैटेगरी में है। देखिए प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है ना, ये पूछा जा सकता है कि नहीं कि लोकतंत्र सूचकांक 2023 के अनुसार भारत के लोकतंत्र को किस श्रेणी में रखा गया है? किस श्रेणी में रखा गया है? ये 4 चीजें देगा। पहला में दे देगा पूर्ण लोकतंत्र, दूसरा में दे देगा दोषपूर्ण लोकतंत्र, है ना। ठीक है, तो लगेगा कि नहीं, हमारा देश है इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश, तो पूर्ण लोकतंत्र होगा।
और अगर भारत का किसी न किसी तरह से दोषपूर्ण लोकतंत्र बना भी दिए, लेकिन अमेरिका का तो कहेंगे कि पूर्ण लोकतंत्र, समझ गए ना। तो जिस देश के सूचकांक का मान 6 या 6 से अधिक और 8 से कम है ना, 8 से कम है, तो उसको किस लोकतंत्र की श्रेणी में रखा गया? दोषपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में रखा गया। और जिसके सूचकांक का मान 8 या 8 से अधिक है ना, मतलब 10 के नीचे, 10 तक, कहां तक? 10 तक है ना, है, तो उसे कहा गया पूर्ण लोकतंत्र। इस दोनों पॉइंट को समझने में कोई दिक्कत है? कहीं कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, अब बढ़िए आगे। अब टोटल कितनी कैटेगरी है? 4। 2 तो हमने देख लिया, 2 कैटेगरी देख लिया। अब 2 कैटेगरी को समझ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, जिन देशों के लोकतंत्र सूचकांक का मान 6 से कम किंतु 4 या 4 से अधिक है, 6 से कम किंतु 4 या 4 से अधिक है, उन्हें संकर शासन, कौन सा शासन? संकर शासन, है ना, संकर शासन वाले देशों की श्रेणी में रखा गया है। यानी मिला जुला शासन, है ना, मिला जुला है, लोकतंत्र है भी नहीं भी है, हर एक तरह से शासन चल रहा है। संकर शासन का मतलब ये हुआ हाइब्रिड, समझ गए ना, संकर शासन की श्रेणी में रखा गया है, समझ गए ना, यानी वहां पर लोकतंत्र है भी और नहीं भी, ये स्थिति बन जाती है ना। तो कितना सूचकांक पर? हाँ, 6 से कम किंतु 4 या 4 से अधिक, हाँ, 4 या 4 से अधिक, यानी मोटा मोटी हम कह सकते हैं 4 और 6 के बीच में, है ना, 4 और 6 के बीच में, ठीक है। तो यह आ गया तीसरी श्रेणी, ये हो गई तीसरी श्रेणी, ये हो गई। अब चौथी श्रेणी सबसे खराब, देखिए, 4 से कम सूचकांक मान वाले देशों को सत्तावादी शासन, है ना, वाले देश के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सत्तावादी शासन, अधिनायकवाद, समझ गए ना, हाँ, यानी वहां पर लोकतंत्र वगैरह का कोई मतलब नहीं बनता है। और यहाँ पर तो थोड़ा सा है, जो लोकतंत्र भी है थोड़ा है, लेकिन यहाँ पर सत्तावादी है ना, ठीक है। तो 4 श्रेणियों में, कितने श्रेणियों में? 4 श्रेणियों, समझ में आया कि नहीं आया? है ना। पहला कैटेगरी है 8 या 8 से ज्यादा, पूर्ण लोकतंत्र, है ना। दूसरी श्रेणी क्या है? 6 या 6 से अधिक और 8 तक, 8 से कम, तो उसको क्या कहते हैं? दोषपूर्ण लोकतंत्र। और मैंने आपको बताया है कि उसमें भारत और अमेरिका दोनों है ना। और तीसरी श्रेणी देखिए, संकर शासन, है ना, यानी 4 या 4 से अधिक और 6 से कम। और यहाँ तो चौथा में तो हो ही गया सत्तावादी, है ना, 4 या 4 से कम सूचकांक मान वाला जो है, उसमें हो गया कौन सा शासन? सत्तावादी शासन। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर अधिनायकवाद झलक रहा है, समझ गए ना, ठीक है। अब देखिए, अब सब देशों को देखिए। इसके बाद अगर भारत की बात की जाए, भारत से शुरू कर लेते हैं, है ना। देखिए, अगर भारत की बात की जाए तो इस सूचकांक में भारत के लिए लोकतंत्र सूचकांक का मान 7.18 है। कितना है? 7.18 है। क्या लग रहा है, कौन सी कैटेगरी में होना चाहिए? पहली की दूसरी? दोषपूर्ण, है ना, क्योंकि 7.18 इसका है सूचकांक का मान, और जो दोषपूर्ण लोकतंत्र है उसमें कितना है? 6 या 6 से अधिक, है ना, और 8 से कम, तो उसी में आ गया ना, ठीक है। तो सूचकांक का मान भारत के लिए है 7.18, तथा 167 देशों में भारत की रैंकिंग कितनी है? 41, है ना। इस दृष्टि से भारत को दोषपूर्ण लोकतंत्र वाले देशों की श्रेणी में रखा गया। बड़ा अच्छा प्रश्न है। जब हम लोग अपर लेवल का तैयारी करते हैं ना, जब एग्जाम देते हैं, खास करके बीपीएससी वगैरह, ये सब प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं करेंट अफेयर्स के लिए, समझ गए ना। हाँ, वहां पर ये नहीं पूछेगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, ठीक है। तो ये सब प्रश्न काफी महत्वपूर्ण होते हैं। अब देखिए, हालांकि 2022 के मुकाबले भारत की रैंकिंग में क्या हुआ है? सुधार हुआ है। 2022 के मुकाबले भारत की रैंकिंग में क्या हुआ है? सुधार हुआ है ना। लेकिन फिर भी भारत किस लोकतंत्र की श्रेणी में है? दोषपूर्ण लोकतंत्र की। अब सुधार हुआ कितना, है ना। यानी पिछली बार की जब रिपोर्ट आई थी तो उसमें भारत की रैंकिंग कितनी थी? तो ध्यान दीजिएगा, पिछली रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग कितनी थी? 46, और इस बार की रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग कितनी है? 41, यानी 5 अंकों का सुधार हुआ है। कितने अंकों का? 5 अंकों का सुधार हुआ है ना। 5 अंकों का सुधार तो भारत की रैंकिंग में हो गया, लेकिन वर्तमान समय में भी भारत किस लोकतंत्र में है? तो दोषपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में, ठीक है। समझ में आ गया? कहीं कोई दिक्कत है? कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब बढ़िए आगे देखिए,
लोकतंत्र सूचकांक 2023 से यह पता चलता है कि भारत के पड़ोसी देशों में लोकतंत्र की स्थिति भारत से क्या है, खराब है। कितनों वो ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में आगे रह जाए, समझ गए ना, कितना भी वो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में हमसे बेहतर स्थिति में रहे, लेकिन लोकतंत्र की स्थिति भारत से पड़ोसी देशों में क्या है, खराब है ना। यानी भारत में लोकतंत्र बेहतर स्थिति में है अपने पड़ोसी देशों से। तो चलिए गौर करते हैं, भारत एवं भारत के पड़ोसी देशों की रैंकिंग तथा सूचकांक का मान इस प्रकार है। रैंकिंग भी लिखा हुआ है और सूचकांक का मान भी लिखा हुआ है, क्योंकि सूचकांक के मान के आधार पर ही तो ना, रैंकिंग के आधार पर नहीं हो रहा है, सूचकांक के मान के आधार पर ही हो रहा है कि हम उसे लोकतंत्र में किस श्रेणी में रखें, है ना। तो देखिए भारत, अभी हमने देखा भारत की रैंकिंग कितनी हो गई, 41, कितनी हो गई, 41, और सूचकांक का मान 7.18, है ना। क्या लगता है किस लोकतंत्र में रखेंगे, दोषपूर्ण लोकतंत्र। अब देखिए श्रीलंका 70, रैंकिंग 70, कितना है 6.17, ये भी दोषपूर्ण में आ जाएगा, लेकिन दोषपूर्ण में तो आ जाएगा, लेकिन सूचकांक का मान भारत से कम है, बहुत कम है। और रैंकिंग भी देख लो, भारत का रैंकिंग कितना है, 41, और इसका रैंकिंग 70, ठीक है। अब बढ़िया है, देखिए आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश, है ना, बांग्लादेश देखिए रैंकिंग 75, सूचकांक किसमें आ जाएगा, संकर शासन में आ जाएगा, ठीक है। बांग्लादेश देखिए, भूटान किसमें आ जाएगा, संकर शासन, है ना। उसके बाद नेपाल किसमें आ जाएगा, संकर शासन, किसमें आ जाएगा, संकर शासन। अब देखो अधिनायकवाद, सत्तावादी शासन, कौन सा शासन, सत्तावादी शासन। देखो पाकिस्तान, देखो इसका सूचकांक का मान देखो 3.25, कितना है 3.25। चीन तो इससे भी गया गुजरा है, 148 इसका रैंक है, और देखो सूचकांक का मान 2.1, है ना, 2.1। यानी कहने का मतलब है कि लोकतंत्र आप सिर्फ नाम का कर रहे हो, सिर्फ दिखावा का कर रहे हो, है ना। एक एक व्यक्ति राष्ट्रपति, जब पाकिस्तान में हम क्या देखते हैं, पाकिस्तान में देखते हैं कि लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई जो सरकार है उसको जब चाहे सेना सत्ता से बेदखल करके ना कोई व्यक्ति क्या करता है, शासन पे कब्जा करता है। चीन में तो पूछो ही मत, है ना। हाँ, उसके बाद देखो म्यांमार में भी हमने वही देखा, वहां भी सैनिक शासन, कौन सा शासन, सैनिक शासन, है ना। तो म्यांमार में देखो सूचकांक का मान देखो, म्यांमार में 0.85। तो चलो कुछ भी हो। अफगानिस्तान देखो रैंकिंग कितना, 167, सूचकांक का मान 0.26। यहाँ तो तालिबान का ही शासन, समझ गए ना। तो यही हो गया, कौन सा शासन, ये सब हो गया, ये सब जो आप देख रहे हो ना, ये सारा का सारा आ जाएगा सत्तावादी शासन। कौन सा शासन, सत्तावादी शासन में आएगा, यानी नंबर 4 पर सबसे नीचे में आएगा। क्योंकि वहां पर हमने देखा था कि जिन देशों में सूचकांक का मान 4 से क्या है, कम है, 4 से कम है। अब बताइए टॉपिक समझ में आया था? एक कठिन टॉपिक था, लेकिन कठिन टॉपिक को हम लोगों ने आसान शब्दों में समझ लिया, एकदम अच्छे से समझ लिया, समझ गए ना, ठीक है। अब बढ़िया है, इस सूचकांक में सबसे निचला स्थान अफगानिस्तान का है, हमने अभी भी देखा 167वां स्थान अफगानिस्तान का है ना। लोकतंत्र सूचकांक 2023 में लोकतंत्र के मामले में सबसे बेहतर स्थिति में, अर्थात पहले स्थान पर नॉर्वे। कौन है, नॉर्वे, समझे, नॉर्वे, फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क, हर एक सूचकांक में आप देखोगे ना कि यही सब आगे, हाँ यही सब, न्यूजीलैंड, है ना, यही सब देश आपको आगे मिलने वाला है। तो लोकतंत्र सूचकांक 2023 में ध्यान दीजिएगा, लोकतंत्र सूचकांक 2023 में लोकतंत्र के मामले में सबसे बेहतर स्थिति में, अर्थात पहले स्थान पर कौन है, नॉर्वे। नॉर्वे के लिए इस सूचकांक का मान कितना है, 9.81, है ना, 9.81, बस 10 से थोड़ा सा ही कम है ना, 9.81 है, तथा इसे पूर्ण लोकतंत्र वाले देशों की श्रेणी में रखा गया है। होना भी चाहिए, क्योंकि पूर्ण लोकतंत्र वाले देशों की श्रेणी में सूचकांक का मान कितना होना चाहिए, 8 या 8 से अधिक, है ना, तब उसे माना जाएगा कि उसमें क्या है, पूर्ण लोकतंत्र, ठीक है। दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड है, पूर्ण लोकतंत्र, है ना। तीसरे स्थान पर आइसलैंड है, यहाँ भी कौन सा लोकतंत्र, पूर्ण लोकतंत्र, ठीक है। अब देख लीजिए लोकतंत्र की जननी को, समझ गया ना, कौन, अमेरिका, हाँ अमेरिका का।
चलिए अमेरिका, अमेरिका इस सूचकांक में किस स्थान पर? 29वें स्थान पर, 29वें स्थान पर है। ठीक है, अमेरिका के लिए लोकतंत्र सूचकांक का मान 7.85, 7.85 है ना, भारत से बहुत बेहतर नहीं है, समझ गया। हाँ, अमेरिका को भी दोषपूर्ण लोकतंत्र वाले देशों की श्रेणी में रखा गया, थोड़ा ही बेहतर है भारत से सूचकांक के मामले में, रैंकिंग के मामले में भी बहुत ज्यादा का गैपिंग अब नहीं बचा है। अगर भारत थोड़ा सा अपना और सुधार करता है ना, तो अच्छी स्थिति रहेगा। ठीक, बढ़िया गया, कहीं कोई दिक्कत है इसमें कि फिर से समझाएं? हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, अब 2 प्रश्न और बचा है। हमको लगता है कि लगभग 1.5 घंटे का वीडियो हो चुका होगा, है ना, उतना का वीडियो हो चुका होगा। चलिए 2 प्रश्न हैं, अब जितना समय लगे इन दोनों को बेहतर ढंग से समझाने में आपको, चलिए इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु जीडी बिरला पुरस्कार 2023, है ना, वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? जीडी बिरला पुरस्कार, है ना। तो ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाएगा कि जीडी बिरला पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में, वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में। देखिएगा, यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। पहली बात, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। क्या कोई और पुरस्कार प्रदान करता है? के बिरला फाउंडेशन साहित्य के क्षेत्र में भी प्रदान करता है ना, साहित्य के क्षेत्र में भी प्रदान करता है ये पुरस्कार। ठीक है, तो यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। 2023 का 31वां पुरस्कार प्रोफेसर अदिति सेन डे को प्रदान किया गया। प्रोफेसर अदिति सेन डे को प्रदान किया गया। यह प्रयागराज में स्थित हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान में भौतिक विभाग में क्या है ना। ठीक है, तो वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु कौन सा पुरस्कार हम लोग पढ़ रहे हैं? जीडी बिरला पुरस्कार, है ना, 2023। तो यह पुरस्कार किस फाउंडेशन द्वारा? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है ना। 2023 का 31वां पुरस्कार प्रोफेसर अदिति सेन डे को प्रदान किया गया। यह प्रयागराज में स्थित हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान में भौतिक विभाग में क्या है, कार्य। इस पुरस्कार की खासियत आप देख लो कि यह पुरस्कार 50 वर्ष से कम उम्र के वैज्ञानिकों को ही दिया जाता है। जब भी दिया जाता है तो 50 वर्ष से कम उम्र के वैज्ञानिकों को ही दिया जाता है। और पुरस्कार के तहत कितना रुपया? 5 लाख, है ना, 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है ना, 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है इसके अंतर्गत। एकदम क्लियर हो गया, है ना। तो वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु जीडी बिरला पुरस्कार 2023। अब हम लोग आते हैं आज के टॉपिक का अंतिम प्रश्न, है ना, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए देखते हैं। देखिए, सिपरी, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? सिपरी, हाँ, SIPRI, सिपरी। सिपरी एक संस्थान है जो हथियारों के संबंध में रिपोर्ट जारी करती है। हथियारों के संबंध में, मतलब हथियारों के संबंध में कहने का मतलब हुआ कि कौन सा देश हथियारों को सबसे ज्यादा खरीदता है, कौन सा देश विश्व में हथियारों का सबसे बड़ा विक्रेता है, कौन सा देश हथियारों का सबसे बड़ा क्रेता है ना। तो चलिए देखते हैं। सिपरी, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका फुल फॉर्म हो गया स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी सिपरी का हथियारों के संबंध में रिपोर्ट, है ना। क्या कहता है ये रिपोर्ट, है ना, ये रिपोर्ट क्या कहता है, इसी को हम लोग जानेंगे। तो सिपरी स्वीडन में स्थित एक संस्था है। कहां पर? स्वीडन, है ना। जो सिपरी है वो स्वीडन में स्थित एक संस्था है जो प्रत्येक वर्ष हथियारों के संबंध में अपनी रिपोर्ट जारी करता है ना। प्रत्येक वर्ष हथियारों के संबंध में अपनी रिपोर्ट जारी करता है। यह रिपोर्ट मार्च 2024 में जारी किया गया। कब जारी किया गया? मार्च 2024 में जारी किया गया, है ना। यह रिपोर्ट मार्च 2024 में जारी किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, समझिएगा क्या कहता है। देखिए, यह रिपोर्ट 2019 से 2023 तक, यानी 5 वर्षों की अवधि में, 2019 से 2023 तक, है ना, 5 वर्षों की अवधि में विभिन्न देशों द्वारा हथियारों के क्रय विक्रय के बारे में जानकारी देता है।
क्रय और विक्रय दोनों के बारे में, विभिन्न देशों द्वारा हथियारों के क्रय और विक्रय के बारे में जानकारी देता है। कितने वर्षों? 5 वर्षों। अब जो अगला रिपोर्ट होगा ना बाबू, जो अगला रिपोर्ट होगा ना, उसमें लिखा हुआ रहेगा, जानते हो, 2020 से 2024, यानी 5 वर्ष का रिपोर्ट ही देगा, समझ गए ना। तो ये रिपोर्ट में 2019 से लेकर कहां तक? 2023 तक, है ना, 2019 से 2023 तक, है ना। तो यह रिपोर्ट 2019 से 2023 तक की 5 वर्षों की अवधि में विभिन्न देशों द्वारा हथियारों के क्रय विक्रय के बारे में जानकारी देता है। ठीक, अब देखिए, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश है, यानी पूरे वर्ल्ड में हथियारों को सबसे ज्यादा खरीदने वाला देश कौन है? भारत। समझ गए ना? हाँ, हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश है। आयातक के मामले में दूसरे स्थान पर सऊदी अरब, दूसरे स्थान पर कौन है? सऊदी अरब है, तथा तीसरे स्थान पर कौन है? कतर। एकदम नाम याद रखना है ना। हथियारों के आयात के मामले में पहले स्थान पर कौन है? भारत, है ना। पहले स्थान पर हो गया भारत, दूसरे स्थान पर कौन हो गया? सऊदी अरब, और तीसरे स्थान पर कतर, है ना। विश्व में होने वाले हथियारों के आयात में भारत की हिस्सेदारी 9.8%। कितनी है? 9.8%। यानी पूरे विश्व में जितने हथियार खरीदे जाते हैं उसमें लगभग 10% हथियार भारत अकेले खरीदता है। ठीक है, 9.8% हो गया, है ना, लगभग वही 10%। अब देखो, अब प्रश्न ये उठता है कि भारत सबसे ज्यादा किस देश से हथियार खरीदता है? ध्यान दीजिएगा, तो भारत अपने हथियारों का सबसे ज्यादा लगभग 36% आयात रूस से करता है। किससे? रूस से। भारत 36% हथियारों को किससे खरीदता है? रूस से खरीदता है। भारत फ्रांस से 33% हथियारों का आयात करता है। कितना प्रतिशत? 33%, है ना। भारत फ्रांस से 33% हथियारों का आयात करता है, जबकि अमेरिका से 13% हथियारों का आयात करता है। बात को समझ रहे हैं, है ना। अमेरिका से कितना प्रतिशत? 13%। ठीक है, रूस से सबसे ज्यादा 36%, और उसके बाद फ्रांस से कितना? 33% हथियारों का क्या करता है? आयात करता है। पूरे विश्व में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक भारत, दूसरे नंबर पर सऊदी अरब, तीसरे नंबर पर कतर। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा हथियारों का निर्यातक देश कौन है? है ना। पूरे विश्व में हथियारों का सबसे ज्यादा निर्यात करने वाला देश कौन है? अमेरिका है। ठीक है, यह विश्व के हथियारों के कुल निर्यात में 42% हथियारों का निर्यात अकेले करता है। यानी कहने का मतलब है ना कि विश्व में जितने हथियार बेचे जाते हैं उन हथियारों में 42% बिक्री जो है किसके द्वारा की जाती है? अमेरिका के द्वारा, है ना। तो वैश्विक हथियार निर्यात में अमेरिका की भागीदारी कितने प्रतिशत है? 42%, है ना। अमेरिका की भागीदारी 42% है। ठीक है, हथियारों के निर्यात के मामले में दूसरा स्थान फ्रांस का है। कितना प्रतिशत हथियार निर्यात करता है? 11%, और तीसरे स्थान पे रूस है, और ये भी कितना प्रतिशत? 11% निर्यात करता है। दोनों के मामले में 11% कहा जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो, सबसे ज्यादा हथियार निर्यात करने वाला देश कौन है? अमेरिका। अब लगेगा कि अमेरिका सबसे ज्यादा हथियार निर्यात किस देश को करता है? सऊदी अरब। किसको करता है? सऊदी अरब, है ना। अमेरिका सबसे ज्यादा हथियारों का निर्यात करता है सऊदी अरब। हाँ, अमेरिका सबसे ज्यादा हथियारों का निर्यात सऊदी अरब को करता है। ठीक है, जबकि फ्रांस और रूस सबसे ज्यादा हथियारों का निर्यात किसको करता है? भारत, है ना। फ्रांस और रूस सबसे ज्यादा हथियारों का निर्यात किस देश को करते हैं? भारत को करते हैं। ठीक है, हथियारों के निर्यात के मामले में चीन का चौथा स्थान है, तथा यह सबसे ज्यादा हथियारों का निर्यात किसको करता है? पाकिस्तान को भी करना चाहिए इसको, और उसी को करता ही है। समझ गए ना? हाँ, चीन का हथियारों के निर्यात के मामले में कौन सा स्थान? चौथा स्थान, है ना। और चीन सबसे ज्यादा हथियारों का निर्यात किस देश को करता है? पाकिस्तान को करता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। समझ गए? तो अब देखिए, टोटल 20 ही था, मैं 21 नंबर को खोज रहा था, लेकिन टोटल 20 ही था। मुझे लगा कि शायद अगर आगे भी कुछ हो। तो अब देखिए, आज का वीडियो इतना ही। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को बताइएगा, दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, और अगली वीडियो का इंतजार भी कीजिएगा, है ना। तो आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।